नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। बिहार के चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हो रही हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। बिहार में नवरात्र के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा। वोटरों को मनाने की, लुभाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटर समझे ना समझें ये तो अलग बात है, परिवार नहीं समझ रहा है। उनकी यात्रा को लेकर लालू फैमिली की कलह खुलकर अब सीधे सोशल मीडिया के जरिए जनता के सामने आ रही है। पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कहते थे परिवार में जयचंद हैं, जयचंदों ने परिवार को तबाह कर दिया, मेरा करियर खराब कर दिया, वो परिवार से अलग हो गए। फिर अब कल भी हमने आपको बताया था जो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, और लालू जी जब बीमार पड़े और उनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो इन्हीं ने बेटी का फर्ज निभाया था और अपने पिता को किडनी दी थी। अब तेजस्वी यादव के साथियों, तेजस्वी यादव के सारथी संजय यादव के खिलाफ ये खुलकर सामने आ गए हैं। आपको याद होगा कल इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट रीपोस्ट की थी, जिसमें संजय यादव जब तेजस्वी यादव के रथ में उनकी कुर्सी पर बैठ गए थे तो किसी ने ये कहा था कि भाई ये तो केवल लालू यादव और तेजस्वी यादव के बैठने की जगह यहां कोई और नहीं बैठ सकता, और ये वो लोग हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। उस पोस्ट को रोहिणी यादव ने आगे बढ़ाया था। फिर उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ तो रोहिणी यादव ने फिर कुछ और पोस्ट की जिसमें उसी कुर्सी के ऊपर कुछ दलित नेता, एक महिला, एक पुरुष बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक डैमेज कंट्रोल की तरह लगा कि नहीं, रोहिणी ये नहीं कहना चाहती कि उनको केवल संजय यादव से प्रॉब्लम है, वहाँ तो कोई भी बैठ रहा है। लेकिन अब जाने क्या हुआ बीती रात को और कल को कि रोहिणी आचार्य को अब एक बार फिर खुलकर सामने आना पड़ा और उनको यह बताना पड़ा पोस्ट करके कि मैंने अपने पिता को किडनी दी है, मैंने बेटी का बहन का फर्ज पूरा निभाया है। और वो तस्वीरें बाकायदा उन्होंने पोस्ट की। ये देखिए तस्वीर, जब ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाया जा रहा था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, वो तस्वीर जो है उन्होंने पोस्ट की है और उन्होंने लिखा है, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। किसने ठेस पहुंचाई उनके आत्मसम्मान को? किसी बेटी का अपने पिता को किडनी देने की बात को कहना, बताना कि मैंने ये किया है अपने पिता के लिए, तस्वीर पोस्ट करना, किसने उनके अहम को चोट पहुंचाई? कोई तो है जिसने रोहिणी आचार्य को बहुत नाराज किया, और कोई वो परिवार का ही शायद है या परिवार का नजदीकी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल निजी बात है, उनके परिवार का मामला है। फिर आगे उन्होंने लिखा इस पोस्ट को, ये तस्वीर पोस्ट करते हुए, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी उनके लहू में बहती है। अब इसका मतलब क्या है? क्या लालू यादव की फैमिली में, उनके परिवार में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है? क्या लालू यादव का राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव को बनाया जाना परिवार के और सदस्यों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है? या जिन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया था उनको तेजस्वी यादव जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं? इसमें एक नाम बार बार आता है, संजय यादव का। कल भी हमने उनकी बात की थी। संजय यादव इस वक्त बताए जाते हैं कि बड़े मुख्य रणनीतिकार हैं और वो तेजस्वी यादव के बड़े करीबी हैं, और उनकी वो टिकट भी किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, इसमें भी उनका रोल बहुत ज़्यादा है। और अभी बीजेपी ने एक वीडियो भी बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एआई के जरिए मोदी जी और उनकी माता जी का एक वीडियो बनाया था, तो अब ऐसे एआई वीडियोस की बाढ़ आ गई है। अब उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है? वीडियो में ये बताया जा रहा है कि परिवार में फूट डालने वाला व्यक्ति यही है, संजय यादव। ये बीजेपी ने वीडियो बना के डाला हुआ है और उसमें ये बताया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से पहले तेज प्रताप को बाहर किया गया परिवार से, ताकि कोई चैलेंजर ना रह जाए तेजस्वी यादव का। और ये बात परिवार में बहनों को खास तौर पर पसंद नहीं आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि मामला बिल्कुल निजी परिवार का है, लेकिन क्योंकि पूरी तरीके से राजनीतिक परिवार है और चुनाव चल रहा है तो इन सब बातों की चर्चा होगी, जरूर होगी। तो मैं समीर जी से पहले पूछता हूं, सर कल लगा था कि मामला खत्म हो गया, रोहिणी आचार्य ने वो पोस्ट किया था संजय यादव के खिलाफ, उसको रीपोस्ट किया था, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी, लेकिन फिर कल दो और तस्वीरें डाल करके उन्होंने बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वो ये कह रही हैं कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। फिर ये स्ट्रेचर पर लेटी फोटो क्यों उनको डालनी पड़ी?
देखिए सौरव जी, अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से अपना बोरिया बिस्तर समेट के बिहार की राजनीति को अपना केंद्र बना लिया, परिवार के केंद्र को। कहा गया था कि 2002 में जब शादी हुई थी, शादी के बाद वो सिंगापुर शिफ्ट हो गई थी, उनके हस्बैंड इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो वहाँ रह रही थी, राजनीति में उनका कोई दखल नहीं था। ये सिंगापुर में ही रहती थी? सिंगापुर में रहती थी। इनके हस्बैंड इन्वेस्टमेंट बैंकर है, शादी बिहार में हुई है, और पति की भी इच्छा बहुत नहीं थी कि राजनीति में सक्रिय हो। तो ये पॉलिटिकल फैमिली में इनकी शादी नहीं, पॉलिटिकल परिवार में शादी नहीं हुई। इनके फादर इन लॉ जो है वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे मुंबई के। अच्छा। और उनके बेटे से हुए, जो पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, आईटी के बड़े जानकार हैं, वो सिंगापुर में सेटल होकर वो चाहते थे कि भाई रोहिणी आचार्य राजनीति में हिस्सा ना ले, और इसलिए वो सिंगापुर में सेटल हो गई। और देखा होगा कि लंबे समय तक वो राजनीति में सक्रिय नहीं रही थी। मीसा भारती जरूर सक्रिय थी। अब रोहिणी आचार्य ने तय कर लिया कि भाई अब मैं राजनीति में खुलकर हिस्सा लूंगी, और परिवार की राजनीति के अंदर जो मेरा हिस्सा है वो मुझे चाहिए, भले ही मैं लोकसभा चुनाव हार गई हूं। अब पार्टी के अंदर जो संगठन है, और लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक विरासत है, वो अकेला तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के जो करीबी लोग हैं, फिर उसमें संजय यादव हो, चाहे उसमें शक्ति यादव हो, चाहे उसमें सुनील यादव हो, और या अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के ससुराल के लोग भी अब हस्तक्षेप करने लगे आरजेडी के राजनीति के अंदर। उनकी पत्नी के परिवार के लोग भी अब प्रभावशाली बनते जा रहे हैं। तो परिवार के अंदर सत्ता और पैसों का जो बंटवारा होना है, ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा पैसा जो लालू प्रसाद यादव का बड़ा पैसा है वो सिंगापुर चला गया, इन्वेस्ट किया गया था तमाम जगह, कई जगह इन्वेस्टमेंट है। तो अब पैसों का हिसाब किताब का भी बातचीत हो रही है कि भाई कौन पैसा कहाँ लगा है, किसके पास कितना पैसा है। अब उसका भी बंटवारे की बात हो रही है घर के अंदर, और सत्ता के बंटवारे की भी बात हो रही है। तो ये जो रोहिणी लिख रही हैं कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ये बात सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं होती तो आके वो चुनाव क्यों लड़ती सारण से? अगर नहीं होती तो सारण से चुनाव नहीं लड़ती, चुनाव हार जाती तो उसके बाद सिंगापुर चली जाती। अब जिस तरीके से वो आरजेडी की राजनीति में और परिवार के डिसीजन के अंदर दखल दे रही है, कहा भी ये भी जा रहा है कि अभी उनके लालू प्रसाद यादव से बात हुई थी तेजस्वी के मामले को, पार्टी को लेकर, और कहते हैं कि भाई रोहिणी के कहने पर लालू ने तेजस्वी यादव को किसी बात पर नाराजगी जाहिर की है। तो परिवार के अंदर मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती तेजस्वी के सामने ये है कि भाई बंटवारा तो कांग्रेस के साथ बात में होगा टिकट का, पहले परिवार के अंदर जो बंटवारे की बात चल रही है राजनीतिक रूप से, उसे तेजस्वी कैसे निपटते हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि तेज प्रताप को अब समर्थन रोहिणी आचार्य का मिलना शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से संजय यादव पूरी पार्टी को कब्जा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या करेंगे वो डिसीजन लेते हैं। ये कहा जाता है कि रोहिणी आचार्य किसी को फोन करती है तो ये कहा जाता है कि भाई पहले संजय यादव से बात की जाएगी, तेजस्वी से बात की जाएगी। तो उनको लग रहा है कि भाई हम भी जैसे तेजस्वी बेटे हैं तो हम भी बेटी है, हमारा भी उतना आगे। मतलब ये चुनाव के मामलों में कुछ से चाहते हैं कि हमारा निश्चित रूप से पार्टी में शेयर चाहते हैं, चुनाव में तो चाहते ही चाहते हैं, अब पार्टी के अंदर भी चाहते हैं कि भाई पार्टी के अंदर तेजस्वी का आके तो हमारा भी हक होगा, अब बंटवारा बराबर होगा। अब जरा ये चूंकि संजय यादव का नाम बार बार आ रहा है, तो इनको लेकर तेजस्वी यादव के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप, जो परिवार से अलग हो गए, लालू जी ने कहा कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने भी इस पर बात की है। तेज प्रताप यादव ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने संजय यादव को लेकर बहुत कुछ कह दिया। बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा कौन किसका कुर्सी हाथियाना चाहता है। हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। अच्छा, यहाँ पे जो विधायक रहा हम नहीं जानते हैं उसको, हमको नहीं पता है कौन है क्या है, हमको उसका कोई नहीं जानना, हमको उसका जनता के बीच में बखान नहीं करना है। जब इतना दिन रहा तो क्या जनता को रोजगार दे दिया? हमारा बिहार का लोग क्यों बाहर जा रहा है? हमारा बिहार का जनता खासकर नौजवान कोटा में पढ़ने चला जा रहा है। भाई क्या यहाँ पे शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई स्थिति है ही नहीं। अब आपने देखा उन्होंने नाम नहीं लेने से कुछ होता नहीं, उन्होंने कहा आपने खबरों में देखा होगा कौन किसकी कुर्सी लेना चाहता है, तो उनका भी इशारा सीधे सीधे संजय यादव की तरफ है। तो अब ये संजय यादव कैसे इतनी बड़ी हस्ती बन गए आरजेडी में, इनकी कैसे इतनी घनिष्ठता जो है वो तेजस्वी यादव से हो गई है, और क्या यही नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है? तेज प्रताप भी उसे और इशारा कर रहे हैं। पहले ये रोहिणी आचार्य जी वाला मामला, ये खत्म हुआ मामला, उन्होंने फिर इसको क्यों सुलझाया? क्यों बताना पड़ रहा है कि भाई मैंने परिवार के लिए बहुत किया, पिता के लिए और भाई के लिए बहुत किया है? देखिए, अभी समीर जी ने कहा कि पार्टी में वो से चाहती हैं, टिकट बंटवारे में से चाहती हैं। पहले अपना टिकट कंफर्म करा लेंगी तब ना टिकट में से मिलेगा। असली मुश्किल ये कि अब
जितने तरह की थ्योरी चल रही हैं ये अलग अलग है, लेकिन बड़ा रोचक है। और पहले भी हम लोग एक बार बात कर रहे थे कि कुछ तो लालू परिवार में है, लेकिन फिर हम लोगों को उस वक्त कुछ बहुत मिला नहीं था, तो हमने उसको छोड़ दिया था। कहानी कुर्सी की में इस पर एक बार और चर्चा हो चुकी है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी, इनके बीच का संघर्ष बहुत बड़ा है। तेज प्रताप को तेजस्वी का ही जो आसपास का एक वर्ग है वो मनमौजी, मस्त, अपने हिसाब से करता है, सत्ता में नहीं चला सकता, वैसा करके एक घोषित कर दिया। और तेज प्रताप के आसपास के जो लोग थे उनको पिछले 5 वर्षों में या तो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति से बाहर कर दिया गया, या उनको ऐसे कर दिया गया कि वो हैं भी तो चुपचाप पड़े हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जब लालू जी ने तय किया था तो परिवार की विरासत बड़ी साफ साफ थी, वो जानते थे कि क्या होगा, आगे संघर्ष होगा, इसलिए उन्होंने बहुत क्लियर कट डिवीजन किया था कि केंद्र की राजनीति करेंगी मीसा भारती और बिहार की राजनीति करेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन जब सत्ता नहीं रह जाती, यानी अगर कांग्रेस के साथ आज सरकार होती तो मीसा जी केंद्रीय मंत्री होती तो शायद ये झगड़ा नहीं होता। लेकिन अब मीसा जी कुछ है नहीं, और मीसा बीच में एक लोकसभा चुनाव भी हार गई। लेकिन मीसा ने राज्यसभा है ना? नहीं, अब लोकसभा फिर जीत गई, रामकृपाल वाली सीट जो थी। तो अब वो ये सोच रही थी कि ठीक है हमारी एक भूमिका होगी। लेकिन मीसा के साथ एक चीज ये रही कि उन्होंने कभी भी एक लक्ष्मण रेखा अपनी तय कर रखी, उसको लांघा नहीं, वो लोगों से बात करती नहीं, सब कुछ। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि मीसा भारती के अंदर भी वो पोटेंशियल है, लेकिन चूंकि वही जो बार बार कहा जाता है ना, वैसे तो इसको भी ब्राह्मणवाद कहा जाएगा, लेकिन लालू यादव जी के अंदर वो ब्राह्मणवाद है कि वो बेटी को सत्ता देने के बजाय, बड़ी बेटी को देने के बजाय देते किसको है, छोटे बेटे तेजस्वी को देते हैं। इनकी ससुराल भी पॉलिटिकल फैमिली से है, मीसा भारती की। हाँ। नहीं, उस तरह की पॉलिटिकल फैमिली नहीं, इनके यहाँ पॉलिटिकल फैमिली दूसरे सारे परिवार हैं। इन्होंने कोशिश, जैसे तेज प्रताप की भी कोशिश की थी, जो चंद्रिका प्रसाद राय मुख्यमंत्री थे उनके परिवार में, ये मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुई, हरियाणा के जो अजय यादव हैं उनके परिवार में, तो इनके लगभग बेटियों की शादी राजनीतिक परिवार में हुई, लेकिन कई की नहीं भी हुई। मीसा और रोहिणी की नहीं। मीसा और रोहिणी की नहीं। अब रोहिणी आचार्य वाला मामला तो और रोचक हो गया। हम लोग बहुत रूडी और बालियान की बात कर रहे थे, हमें भी नहीं पता था कि ये वाला भी पेच है। कल किसी से मुझे पटना ने कहा कि अरे आप लोगों को ये भी नहीं पता। ये कहा जा रहा है कि शायद रूडी जी को वोट बिहार के सब सांसदों ने किया। अब उसमें पता नहीं किया मीसा ने कि नहीं किया, लेकिन रोहिणी आचार्य की इस बात पर नाराजगी है कि जिन राजीव प्रताप रूडी ने उनको हराया, उस वक्त बहुत विवाद हुआ था, और किसी एक नेता ने कह दिया था कि अरे कोई किडनी ऐसे थोड़ी न दे देता है, किडनी दे के ऐसे बताता है कोई। तो किसी ने और आगे जाके कह दिया था, जो मेरा मानना है बहुत गलत है, किसी ने कहा किडनी दे के टिकट ले लिया। ये स्तरहीन बयान है, ये तो बेकार भी था, बहुत स्तरहीन बयान। लेकिन जब उन्होंने राजनीति बता, हम आप ही लोग तो सबने कहा था बेटी हो तो ऐसी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब सोचिए क्या सचमुच बेटी हो तो ऐसी, जो वीडियो डाल के बता रही कि पिता की जान हमने बचाई। तो पीड़ा गहरी है ना, इसका मतलब है पीड़ा। आप इसको समझिए, पीड़ा किस बात की है। आपको लोकसभा का टिकट दिया गया, आप चुनाव हार गई, और उसके बाद आज फिर से विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो आपको यह बताना पड़ रहा है। अगर हम किसी भी तरह से मान लें तो रोहिणी तो कभी राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी नहीं रही। नहीं, अच्छा जी एक बात मुझे बताइए, इसमें रोहिणी की क्या गलती है? मैं ये बात अलग हो सकती है कि उनको जताना पड़ रहा है, ये वो आज जता रही हैं, पहले तो नहीं जताया था। तेज प्रताप, तेजस्वी यादव दोनों एक उप मुख्यमंत्री, दोनों कैबिनेट मंत्री 2-2 बार बन गए। तो बहन अगर एक बहन सांसद बन गई, राजनीति में ही नहीं थी ना बहन, तो विवाह होकर अब आई है, चली गई, अब आई है, तो आई तो अब अगर परिवार का टिकट मिला। अगर परिवार की राजनीति नहीं हुई, अगर परिवार की राजनीति है तो फिर लालू जी एक बेटी को और बढ़ाएं, फिर आगे वो बढ़ा ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। राबड़ी जी विधान परिषद, लालू जी चूंकि अब जेल वाला मसला है तो नहीं हो सकते हैं, वरना तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी सब है ही हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि ये सब हो क्या रहा है। क्या तेजस्वी यादव इतने कमांड में आ गए हैं कि लालू जी कहने को अध्यक्ष रह गए हैं? मूल बात पर आइए, क्या अध्यक्ष सिर्फ वो कहने को है? यानी भले हर कोई कह रहा है 13वीं बार की 14वीं बार किस बार बने सर, तो वो अध्यक्ष बन गए, लेकिन क्या कमांड अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की है? और देखिए कोई कुछ भी कहे आज का, अच्छा हाँ एक और कहानी है बिहार की, बहुत बात हो गई सुबह आज सुबह। बताइए। वो क्या कहानी है? वो कह रहे हैं बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की जितनी कैंपेन चल रही है, वो सारी की सारी कैंपेन संजय यादव बाहर के लोगों से करा रहे हैं। अब ये भी आप समझो, खुद भी बाहर के, वो कह रहे हैं यूट्यूबर बाहर के आ रहे हैं, सर्वेयर बाहर के आ रहे हैं, सारे लोग या हरियाणा के हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं या दूसरी जगहों से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग ने। अब उसके आगे लोग आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं देखिए राष्ट्रीय जनता दल में धीरे धीरे यूपी और हरियाणा का कब्जा होता जा रहा है, बिहार वाले कहां रहेंगे। अब मतलब हालांकि एक बार कंचना ने कहा था कि वो बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन आरोप जो लोग लगा रहे हैं, मैंने एक दिन देखा कि वो जौनपुर उत्तर प्रदेश की हैं। हालांकि कंचना ने मुझे निजी तौर पर कहा कि मेरा सब जगह, तो ये
लालू जी के परिवार में जो बिहार की पार्टी है उस पर हरियाणा और यूपी इसकी पार्टी होने का खतरा हो रहा है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि तेजस्वी के सलाहकार बने। सर, इस पर जेडीयू ने भी मौका मिला है, तुम्हारा है चौका, एक बार सुना देता हूं आपको। चुनाव से पहले लालू परिवार में जो कलह है इसको लेकर के विरोधी जो हैं अब खुलकर के मजे ले रहे हैं। जेडीयू ने रोहिणी आचार्य की नाराजगी को अलग रंग दिया और कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ड्राइवर बन गए हैं। तो रोहिणी को इस बात की पीड़ा है, एक बहन अपने भाई के राजनीतिक वजूद के लिए आवाज उठा रही है, इसलिए अब इस पर लालू यादव को ही फैसला करना पड़ेगा। राजनीति में अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। तो मान्यवर तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल ड्राइवर तक बनना मंजूर कर लिया। उनकी बहन रोहिणी आचार्य जिसने अपने पिता के लिए किडनी दान किया और बेटी का सम्मान सब करता है, और उस बेटी को अपने भाई के लिए मन पीड़ा हुई कि हमारे भाई के साथ अन्याय हो रहा है, और उस स्थिति में मान्यवर लालू जी का ये सार्वजनिक अनुरोध कि महागठबंधन का नेता बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी की बेरुखी, उसके बाद बिहार का विकास तो लक्ष्य होना ही चाहिए। संपत्ति के विकास के साथ बिहार का विकास ये समानांतर धारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों समानांतर होगा तो लोगों का भरोसा टूटेगा। इसलिए हम समझते हैं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान के राजनीतिक स्थिति में तेजस्वी जी पहुंच चुके हैं। अब देखिए, परिवार में झगड़ा होता है तो कोई बड़ा ही सुलझाता है। अब यहाँ भी सर आप बड़े हैं, आप बताइए परिवार में क्या हो रहा है? परिवार ये में भी बताइए कि बड़े की सुनी जा रही कि नहीं? परिवार में झगड़ा चल रहा है, वो तो जाहिर ही है। देखिए, रोहिणी आचार्य की बात तो पहले आपको यदि याद हो कि जब ये इलेक्शन हुआ था सारण का, तो वो इलेक्शन ही बाहरी और बिहारी पर हुआ था। फिर उस वक्त रोहिणी को बाहर ही बताया रोहिणी, क्योंकि वो सिंगापुर से ही सीधे आई थी और वो बार बार ये बात पूरे कैंपेन में उन्होंने काम ही यही किया कि भाई मैं ये बता रही हूँ कि मैं यहाँ की हूँ, बिहार की। और रोहिणी साहब ने उसको वो किया कि बाहरी करके, तो वहाँ पर वो उस समय वो चुनाव, बड़ी वजह वो थी उसमें चुनाव में हारने की। वैसे रूडी खुद अपने आप में मजबूत नहीं था। फिर मुझे नहीं पता, त्रिपाठी जी को तो वैसे सब जानकारी रहती है कि रूडी साहब को कम से कम दो ग्रुप ने तो पूरा वोट दिया, एक राजपूत समाज ने और एक बिहार के समाज ने। अच्छा, मतलब मीसा भारती ने वोट दिया, मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है सब जगह रूडी को। रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन कब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में, तो उसको देकर लिया और उससे उनकी एक ताकत भी बनी और ये सबको जाहिर है। लेकिन रोहिणी का झगड़ा, ये कहना कि अब वो पीड़ा ही है दरअसल, इसलिए अब वो ये बता रही हैं कि भाई सिंगापुर के जो शॉट्स हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वो है। उसमें प्रॉब्लम संजय यादव की ये है कि संजय यादव, कोई भी जगह पर क्या होता है कि आप ये ध्यान रखिए कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चला था नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में प्रशांत किशोर के वक्त में। ये घटनाक्रम चला था कांग्रेस में प्रशांत किशोर के साथ में। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति पार्टी में आता है तो वो समझता है कि मुझे पूरे अधिकार दे दिए जाए, और पार्टी के जो भीतर लोग होते हैं, और वो भी आरजेडी तो ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी ही परिवार ही पार्टी है। सही बात। तो परिवार में सीधा सा दखल हो गया, तो वहां पर ये झगड़ा चल रहा है। मीसा भारती समझ रही थी कि भाई एमपी हो जाऊं मैं, ठीक ठाक से चलता रहे, संगठन में मेरी से रहे। पर एक्चुअली मैं वैसे त्रिपाठी जी की इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ कि ब्राह्मणवाद में बेटियों को जगह नहीं मिलती। नहीं, मैंने ये कहा कि यही कहा जाता है ना कि भाई ब्राह्मणवाद है, तो ब्राह्मणों में ऐसा तो नहीं होता मेरे ख्याल से। होता मुझे नहीं मैंने सिर्फ क्योंकि जिस तरह से टारगेट किया संजय जाता यादव है। के परिवार में दखल हो गई है। संजय यादव के दखल से ही सारा झगड़ा हुआ है, और आमतौर पर ऐसा होता है। और यहाँ पूरी पार्टी है, और लालू जी वैसे ही है जैसे घर के मकान नहीं होते, पुश्तैनी मकान, कि जब तक बाबा है तब तक उन्हीं के नाम रहे। तो वही लालू यादव के लिए ये समझ, लालू यादव कमांड में है या सब तेजस्वी के पास है? तेजस्वी के पास है, पार्टी पूरी की पूरी तरह से तेजस्वी के पास है। अब वो एक सम्मान के भाई लालू जी हैं, ओके, ठीक है, उनके नाम से चलता रहे ये सब बातें, और उससे भी परिवार थोड़ा सा बंधा रहता है। ठीक है। अच्छा, लालू फैमिली में जो भी विवाद चल रहा है, इस सब के बीच में तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि मैं फोकस अपनी यात्रा पर रखूं। उनकी यात्रा का आज आखिरी दिन है। वैशाली में आज वो अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। 5 दिनों तक 10 जिलों में घूमे, 66 विधानसभा सीटों में गए। लेकिन इस दौरान दरभंगा से एक तस्वीर आई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनकी यात्रा का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के वर्कर्स ने विरोध किया। AIMIM के कार्यकर्ता और नेता तेजस्वी से मिलना चाहते थे। वो ये पार्टी ये चाहती है कि उन्हें भी महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। तो आप एक बार जरा ये सुनिएगा, इस वक्त जब वो वर्कर सामने आ गए तो क्या हुआ।
2% और 3% वाला कहता कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको शामिल कर लिया गया। लेकिन हमारा ये आम पार्टी है, वो 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। और वो ऐसे ऐसे करके चले दिया है कि आप अगर 2% पार्टी के लिए आप डिप्टी सीएम मांग कर रहे हैं, तो हम लोग 6 सीट मांग रहे हैं। हमारे आम को शामिल कीजिए आप गठबंधन में। सारे मुसलमान कभी लात मार के बैठते हैं, जदयू की तरफ लात मारते हैं तो जाते हैं। देखिए, ये बात असदुद्दीन ओवैसी अपने लोगों को समझा पाए हैं और वो चाहते हैं कि ये बात मुसलमानों में और जाए कि 2-3% वाला व्यक्ति, समाज का व्यक्ति जिसका 2-3% समाज की पॉपुलेशन है, वो डिप्टी सीएम मांग रहा है और कह रहा है हम बनेंगे। और ये 15-17% मुसलमान है बिहार में, 17% से ज्यादा, उनको नहीं डिप्टी सीएम के लिए कोई कह रहा है। वो 6 सीट मांग रहे हैं ओवैसी लालू यादव से। अभी ओवैसी साहब ने ये भी कहा था समीर जी कि हमने 3 चिट्ठियां लिखी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने, इनके तेजस्वी यादव को और लालू यादव को। अब वो उनकी मांग बड़ी लिमिटेड है, 6 सीट दो बस। उन्होंने ये भी आगे कहा कि तुम जीत जाओ और हम जीत जाएं, हमारे विधायक बन जाएं, तो हमको मंत्री भी मत बनाओ, हम वो भी नहीं चाहते, हमारे लिए सीमांचल का एक विकास का बोर्ड बना देना, ये वो मांग कर रहे हैं। इस पर जो है अभी मुझे बताया गया कि आरजेडी का तो जवाब है वो ये है कि ओवैसी साहब ने खुद एक बार भी लालू यादव या तेजस्वी यादव को फोन नहीं किया इस बारे में। तो हम क्या अपने प्रदेश अध्यक्ष से चिट्ठी लिखवा रहे हैं लालू यादव को, तो उससे क्या हो जाएगा? वो चाहते हैं ओवैसी बात करें अगर उनको करनी है तो, लेकिन वो कर भी लेंगे तो कुछ होगा। देखिए, ओवैसी साहब ने कल ही चिट्ठी लिखी लालू प्रसाद यादव को, खुद ने लिखी चिट्ठी लालू प्रसाद यादव को और कहा है कि वो इसमें दखल दे और 6 सीटें उनके लिए सुनिश्चित करे। ओवैसी बहुत अच्छी राजनीति बिहार के अंदर कर रहे हैं। वो मुसलमानों को संदेश देना चाह रहे हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टी के रूप में काम करते हैं, तो वो कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। 17% की आबादी है और वो सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं। 5 सीटें वो जीते थे और 1 सीट एक्स्ट्रा जिसमें वो बहुत कम वोटों से हारे थे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे सिर्फ 6 सीटें दीजिए, मुझे आप मंत्री भी मत बनाना, सिर्फ सीमांचल विकास बोर्ड बना देना, और जो वोटों का बंटवारा होता है वो महागठबंधन के हित में ही हो, बंटवारा ना हो, इसलिए मैं 6 सीटें मांग रहा हूं। मैं आपसे ना 15 सीटों की बात कर रहा हूं ना 20 सीटों की बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है वो मुसलमान कम्युनिटी को संदेश दे रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जब अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट बचाओ अधिकार यात्रा निकली थी, उसमें क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किसी मुस्लिम नेता को साथ में लेकर चले थे? अगर किसी मुसलमान नेता को साथ में लेकर चलते तो 17% वोटर्स का भी आप ध्यान आकर्षित करते। तो मुझे लग रहा है वो सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि आप मुझे सिर्फ 6 सीटें दीजिए, मैं आपके साथ बना रहूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव कितने सहमत होते। लगता नहीं कि कुछ होगा, क्योंकि आरजेडी ये भी बता रही है कि असदुद्दीन ओवैसी का अपना कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं 5 सीट जीता था, आरजेडी कहती है वो सारे हमारे ही लोग थे, बागी हो गए थे, असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दे दिया, मुस्लिम बहुल इलाका था, लोगों ने वोट दे दिया, जीत गए और बाद में हमारे पास वापस भी आ गए। लेकिन सर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछला जो चुनाव हुआ था 12-15 हजार वोटों का फर्क था, 15 सीटों से निपट गए थे। राहुल गांधी फिर अभी थोड़ी देर पहले वोट चोरी का आरोप लगाकर हाइड्रोजन बम की बात कर गए। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि हाइड्रोजन बम अभी तैयार हो रहा है। पहले एक एटम बम लाए थे, उसके बाद फिर दूसरा कुछ लेकर के आए, जो भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और अब फिर वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम अभी तैयार हो रहा है और हाइड्रोजन बम जब फटेगा तो ये बीजेपी वालों को कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी। अब वो किस सिलसिले में ये नया खुलासा करने की बात कह रहे हैं ये तो वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश जरूर कर रहे हैं। चुनाव आयोग पहले इन्होंने जो आरोप लगाए उसके जवाब दे चुका है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस मुद्दे में अभी बहुत दम बाकी है। सुनिए राहुल गांधी ने अभी क्या कहा। We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have said. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof, I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out. अब राहुल गांधी ओपन एंड शट केस बार बार कहते हैं बुलेट प्रूफ है मेरे पास, 100% प्रूफ है, मैं ऐसे कोई बात नहीं करता हूं। वो सारी बातें उनकी जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए उन सबके जवाब भी सामने आ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं क्यों इतना कन्विंस्ड हैं कि उनके इस मुद्दे में बहुत आग है। अभी देखिए वो फिर हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी। देखिए, एक तो ये मतलब पोल्यूशन करेंगे या और कुछ करने वाले हैं, दीपावली का अवसर आ रहा है उस पर पटाखे बंद कर दो, ये न्यायालय बार बार कह रहा है।
और ये नेता प्रतिपक्ष रोज ही बम 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 कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी को नहीं सूझ रहा है कि राजनीति अगले 4 वर्ष को कैसे कर पाएंगे। 2025 ही अभी चल रहा है, बीता नहीं है, वो अकुलाहट दिख रही है। तो उनको हर कुछ दिन पर बोलना है कि भाई हमारा ये वाला बम तैयार हो रहा है, वो वाला बम तैयार हो रहा है। अच्छा, क्या ये संभव है कि अगर इतना शानदार प्रमाण उनके पास होता तो पहली वाली प्रेस वार्ता के बाद वो दूसरी और दूसरी के बाद फिर मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बम इस टाइप की फिल्म चला रहे होते? नहीं चला रहे होते। और बार बार वो एक बात करते हैं, युवा, स्टूडेंट, नौजवान, जेनजी। अब ठीक है, 2014 में जेनजी नहीं मानेंगे परिभाषा के हिसाब से 97 2012 से, लेकिन जो भी उस वक्त एकदम कहें कि तुरंत वाला नया वाला यूथ है किशोर से, वही जेनजी माना जाएगा अगर उसको सही संदर्भ में समझे। 2014 में उसने सत्ता पलट दी, 2019 में पूरी तरह से सत्ता पलट दी, और 2024 में भी जब 2% मत युवाओं का कम हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो भी राहुल गांधी की पार्टी को 1% मत मिला, और फिर भी 46% यूथ ने किसको वोट दिया? एनडीए को। और अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हुआ है, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने तो पूरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरह से 3 मेन बॉडी में यानी डीयू के चुनाव में और सारे कॉलेजेस में जिस तरह से जीती है, उसमें साफ दिख रहा है कि नौजवान राहुल गांधी के इस तमाशे, इस हरकतों से परेशान हो गया है। उनको कह रहा है भैया तुम अपनी हैसियत में रहो, फालतू का इधर ना आया करो। अब वो सीधा जवाब दे रहा है। आप मानते हैं कि डूसू का चुनाव जो है वो जेनजी का जवाब है राहुल गांधी को? नहीं, वो तो जेनजी ही है ना, और क्या है वो। 13 से 28 साल जब हम कहते हैं, और 18 साल के ऊपर अगर 12वीं पास करके पहुंचता है, 6 साल मान लें तो 18 में पहुंचता है, और अगर 3 साल से लेकर 6 साल तक विश्वविद्यालय में रहा तो 18 से 24, तो सीधे सीधे प्योर जेनजी है जो वो विश्वविद्यालय छात्र संघों में चुनाव। क्योंकि देख रहा हूं ये, क्योंकि जब ये बात हुई कि भाई ये जेनजी तो था, ये 19-20 साल के लड़के लड़कियां जिन्होंने वोट दिया डूसू के इलेक्शन में, 1.5 लाख लोग डूसू के इलेक्शन में वोट देते हैं बच्चे, और उसमें 4 में 3 पोस्ट बीजेपी को मिल गई। अब जब बात कही कि नहीं, 4 में 3 सिर्फ मत कही, नहीं तो पिक्चर 4 में 3 और जितने डीयू के कॉलेजेस हैं मैक्सिमम एबीवीपी जीत गई। तो ये थोड़ा समझना जरूरी। मैं इस पर देख रहा हूं कांग्रेस के कई नेता बड़े परेशान हो गए इस पर। कुछ जमानत जब्त मान्यता प्राप्त नेता भी हैं उसमें, तो वो उनको बड़ा परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है उसका मसला। आप समझिए अब है क्या कि उस वक्त उत्साह में टिकट ले लिया, सोचा कि कुछ आ जाएगा मामला, हार गए, 50,000 के आसपास वोट मिल गया। फिर जब वहां से निकल कर आए तो दूसरी बार उनको लगा कि अब नहीं लेते हैं, राज्यसभा मिल जाएगी, फिर राज्यसभा भी नहीं मिली। अब उनके आसपास उसी तरह के दूसरे लोग तैयार हो गए हैं। तो जो लोकसभा और विधानसभाओं में जमानत जब्त नेता हैं, वो पार्टी को चला रहे हैं नंबर 1 कांग्रेस को। दूसरा, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो जीत देख ही नहीं पाते थे बेचारे, जिनको लगता है कि हमारा एक कन्हैया जीत गया तो बहुत बढ़िया, वो पार्टी को चला रहे हैं। अब ऐसे में उनके जीत, उनकी सफलता के पैमाने बहुत अलग हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इससे आगे नहीं जा पा रही। एक प्रॉब्लम वहां दूसरी हो गई भी, आपने राज्यसभा का भी जिक्र कर दिया, ठीक कर दिया, कि ये जैसे ये जमानत जब्त मान्यता प्राप्त नेता मैं जिनको कह रहा हूं, जो बहुत परेशान है, मसला राज्यसभा का है। अब राज्यसभा तो तपस्या करने से नहीं मिली थी किसी को, तपस्या करने से नहीं मिली तो गाली देने से कैसे मिल जाएगी? अब वो लेकिन दूसरा उनको लग रहा है कि इससे शायद कुछ हो जाएगा। गाली तो नहीं, सुना कि अब लोग शायरी करना सीख रहे हैं। शायरी करना बहुत बड़ी वो है, तपस्या से नहीं हो पाया, तपस्या से नहीं होता, शायरी करने से हो जाता है, राज्यसभा मिल जाती है, ऐसा होता है, आप चेक कीजिएगा। राज्यसभा तभी तो मिलेगी जब विधानसभा चुनाव जीतेंगे। लगातार विधानसभा चुनाव हारते रहेंगे, विधायकों की संख्या कम होगी तो राज्यसभा कहां से मिलेगी? कांग्रेस राज्यसभा में कितने संख्या में पहुंच गई है? 27 सीटें राज्यसभा में कांग्रेस की, 27-28 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें, वो 101 सीट भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में है। तो इस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव लगातार हारेंगे तो कैसे आप राज्यसभा में किसी को भेज पाओगे? मैं एक और, ये जो राहुल गांधी ने जो बम की बात कर रहे हैं, वो जो अब जो परसों बम फोड़ा था विजय जी, उसकी बात मैं कर लेता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल शाम को इसका एक डिटेल्ड उत्तर दिया है। अब आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बाकी जो उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट किया होता, मैं केवल ये बता रहा हूं, वो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम 2023 में ही एसपी जो थे कलबुर्गी के, जहां का आरोप इन्होंने लगाया, उनको हम जो इंफॉर्मेशन दी है वो है फॉर्म रेफरेंस नंबर, जिसने ऑब्जेक्शन का मेल उनको आवेदन दिया था, नेम ऑफ ऑब्जेक्टर, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर यूज्ड फॉर लॉगिन, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड फॉर प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस, फॉर्म सबमिशन डेट एंड टाइम एंड यूजर क्रिएशन डेट। फिर मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि वहाँ मामला एक दूसरा भी है, जो कह रहे हैं ना इतनी चिट्ठियाँ लिखी हैं। एक आईओ था पहले, उसने इलेक्शन कमीशन से मांगी डिटेल, इलेक्शन कमीशन ने उसको दे दी, फिर उसने अपनी जांच में जो किया हो, फिर आईओ बदल गया।
अब वो नया आयु दोबारा से मांग रहा है कुछ सामान। वहां मामला ये है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका जवाब नहीं दे रहा, अब हाइड्रोजन बम आएगा। मुझे लग रहा है कि राहुल जी अपने बम को लेकर ज़्यादा बम हैं। उनको लग रहा है ये बम ही सब कुछ फोड़ देगा। मैं समझता हूँ कि 11 साल किसी सरकार के लिए काफ़ी होते हैं उस सरकार को इवैल्यूएट करने के लिए, और ख़ासतौर से विपक्ष को। तो कांग्रेस के पास अभी ये 3-4 साल का मौका है जिसमें सरकार की जितनी नीतियाँ वो समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जनता से जुड़ी हुई नीतियाँ हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, जनधन हो, आयुष्मान हो, हर घर नल हो, या जो भी तमाम योजनाएं या स्मार्ट सिटी योजना है, उनको इवेल्युएट करके एक एक योजना पर काम करें कि इस सरकार ने ये काम किया या नहीं किया। क्यों? इसमें मेहनत लगेगी नहीं, लेकिन वो जनता से जुड़ी है ना, ये तो नहीं चल रहा ना। अब वो हाइड्रोजन बम आ जाएगा तो पता नहीं क्या ये नहीं चल रहा, आपको क्लियर लग रहा है? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे, नहीं तो देश में लोग आ जाते हैं सड़क पर, कोई इसकी चर्चा उस तरह से नहीं कर रहे, और खुद ने भी इसलिए कह दिया कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है। उनको लगा कि इसकी आवाज इतनी नहीं है। सर एक और है, उनको सोशल मीडिया ही देश लगता है। इस सोशल मीडिया देश हो सकता है, लेकिन देश में और भी काम होते हैं ना। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको छोड़कर जो तेजस्वी जी की सलाह है, जैसे वो बिहार में सलाह दे रहे थे कि भी रोजगार पर बात करें, महंगाई पर बात करें, देश के जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर वो इससे बेहतर काम वो मुझे लग रहा था कि वो जो कुली से कारीगर से उससे मिल रहे थे देश को समझने की जो वो इससे बेहतर था। उससे बेहतर नहीं, उससे फिर आपको समझ में आता कि परेशानी क्या है, उस परेशानी पर काम करें। अभी तो 3-4 साल है। और दूसरा ये काम करें कि ये सरकार बहुत दावा कर रही है कि भाई ये एक ईमानदार सरकार है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि राहुल जी तो एक भी बार प्रूव नहीं कर पाए। तो इन 3 साल में उनके पास मौका है कि इस सरकार के खिलाफ जो भी हो, मैं कोई भले 11 साल में नहीं कर पाए, अब आगे कर लो, अब आगे करें कि भाई ये सरकार भ्रष्टाचार पर कर रही है। सर हमने कल भी बात की थी कि जैसे दूसरे मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए उसको। अब ये बात ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई और नहीं समझ रहा। जो बात अभी विजय जी कह रहे थे, और मुद्दे हैं उनकी बात करो, ये मुद्दा नहीं चल रहा है। ऐसा ही है जब आपने राफेल पर पूरा लोकसभा, चौकीदार चोर पर, राफेल पर आपने पूरा एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ लिया एक स्लोगन पर, नतीजा आपने देख लिया। अब वो वैसा ही कुछ दोबारा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बिहार के इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में यह अंदर खाने बहुत तेज असंतोष है कि राहुल गांधी ये ठीक नहीं कर रहे हैं, कि राहुल गांधी इस मुद्दे को जितना बड़ा मान रहे हैं ऐसा नहीं है, और जनता के बीच में ये मुद्दा नहीं चल रहा। ये कांग्रेस के बहुत से लोगों को लगता है। कल मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, समीर जी से मेरी बात हो रही थी, कुछ जानकारी इस पर और है उनके पास। निश्चित रूप से कांग्रेस में बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेस में लंबे समय से संगठन में काम करते रहे, मुख्यमंत्री रहे या पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बात पे प्रश्न उठाया कि भाई राहुल गांधी कांग्रेस को कहां लेकर जाना चाहते हैं, 2029 की तैयारी कैसे हो रही है, विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी क्या तैयार करना चाह रहे हैं। क्या सिर्फ अडानी का मामला लेकर, जिस तरीके से कल सेबी से क्लीन चिट आ गई, अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक हो गए थे, उससे पार्टी के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जिस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं, उस पर लोगों की नाराजगी है। लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरीके से डेड इकोनॉमी, सिर्फ ट्रंप के कहने पर राहुल गांधी ने स्पष्ट बोल दिया कि देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसे पसंद नहीं किया, और बड़ा वर्ग है कांग्रेस का जिन लोगों ने सोनिया गांधी के पास अपनी बात पहुंचाई और कहा है कि राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि अपने अपने प्रदेश में वोट चोरी को लेकर आप रैलियां कीजिए। उन्होंने कहा साहब हमारे प्रदेश में ऐसा हुआ नहीं है, हम कैसे रैली करने इस ये बात कांग्रेस के लीडर्स ने सोनिया गांधी से कही है। सोनिया गांधी के पास भेज दिया मामला कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हम अपने प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं वो वोट चोरी का मुद्दा उठाकर उस मामले को उठाए। तो अशोक गहलोत ने मना कर दिया है, हुड्डा ने मना कर दिया, तमाम नेताओं ने मना कर दिया कि संभव नहीं है इस तरीके से रैली करना, इस मुद्दे को लेकर जाना। हमें संगठन पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें सरकार की जो नाकामी आए, विफलता है, उसको लेकर आना पड़ेगा। वोट चोरी के मुद्दे पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। और राहुल गांधी ने जो 2-3 दिन पत्रकार वार्ता ली, उससे क्या सार्थक निकल कर आया है? कांग्रेस के नेता समझने को तैयार नहीं है कि भाई राहुल गांधी ने जो 7 अगस्त को पत्रकार वार्ता की, उसका क्या असर निकल कर आया। राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोग ही इस मुद्दे को बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं। राहुल कांग्रेस से, राहुल के जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे वेणुगोपाल या 2-4 जो राहुल के करीबी है, वही इस मामले में राहुल गांधी को हवा दे रहे हैं। वही राहुल गांधी से कह रहे हैं कि साहब आपने बहुत बेहतर कर रहे हो। जनता में इस बात का मैसेज जा रहा है, जबकि कांग्रेस के जो जमीनी जुड़े नेता है, बड़े नेता है, सब राहुल गांधी से इस बात को लेकर नाराज है। एक स्टेटमेंट अभी आया राहुल गांधी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जितने भी आरोप लगाते हैं उनकी खुद ब खुद हवा निकल जाती है। ये है असल वजह कांग्रेस की चुनावी हार की। गांधी जी जितने भी आरोप लगाते हैं वो सब टाइम फिस हो जाते हैं। वो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं।
यह विनाशवादी सोच का परिचायक है। लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है। अब देखिए, मैं इसी बात से जो अभी ये कह रहे थे कि भाई ये तो जनता का फैसला है। अब जब आप कहते हो कि वोट चोरी हो गया तो आप ये मानते हो कि जनता ने तो हमको वोट दिया था, बन गए ये चोरी से। जनता किन मुद्दों को सोचती होगी, परखती होगी और फिर वोट देती होगी, ये नेता बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि मैं 2017 में मुख्यमंत्री जब बना उससे पहले कोई मुख्यमंत्री नोएडा आने को तैयार नहीं था। ये बात आप सब लोग जानते हैं, हमने कई बार की है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा या गाजियाबाद गया वो दोबारा कुर्सी पर नहीं आ पाया। अब ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, एक संयोग हो सकता है कि जो आया मुख्यमंत्री नोएडा गाजियाबाद का दौरा करने के लिए, अगले चुनाव में वो हार गया, उसकी कुर्सी चली गई। अब ये शुरू कब से हुआ था? इस प्रथा को अखिलेश यादव ने निभाया, इस प्रथा को मायावती ने निभाया, मेरे ख्याल से मुलायम सिंह जी भी नहीं आए कभी। शुरुआत हुई थी 1988 में, जून 1988 में। तब के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह, वो नोएडा आए थे पहली बार और उसके बाद उनकी कुर्सी चली गई। वहां से यह माना गया कि जो नोएडा आएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, मुलायम सिंह यादव, मायावती, इवन कल्याण सिंह, राजनाथ जी भी शायद वो भी नहीं आए जब भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव भी नहीं आए। तो योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे थे। अब अगर कोई वोटर ये सुनता होगा, उनको सुनने वाला, तो उसको कितना अजीब लगता होगा कि जो मुख्यमंत्री जैसी मजबूत कुर्सी पर बैठता है वो अंदर से इतना डरा हुआ होता है, इतना अंधविश्वासी होता है। इसका मतलब उसको कुर्सी से कितना मोह होगा कि यही सब कुछ है, इसको पकड़ के रखो। इतनी छोटी सी बात भी कि मैं मुख्यमंत्री होते अपने प्रदेश में किसी हिस्से में चला जाऊंगा तो भाई कुर्सी चली जाएगी। तो ये भी तो लोग देखते होंगे ना। योगी आदित्यनाथ की बात सुनाते हैं आपको। गाजियाबाद की छवि अच्छी नहीं थी, एक गैंगस्टर के लिए जाना जाता था। यहां पे फिल्म बन चुकी थी यहां के गैंगस्टर के कृत्यों से। लोग उसी रूप में गाजियाबाद को जानते थे। यह गाजियाबाद की पहचान थी, गंदगी और गैंगस्टर, यह गाजियाबाद की पहचान हो गई थी। गौतम बुद्ध नगर यह लूट का एक अड्डा था, बेईमानी का एक नया जरिया बना दिया गया था और कह दिया गया मुख्यमंत्री वहां जाएंगे, दोबारा नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। मैंने कहा तब तो जरूर जाऊंगा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं वहां जरूर गया। मैंने कहा भी देखो, जो कल जाना है वो आज चला जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर कि आखिर इसको अभिशाप क्यों बनाया गया। तब मुझे पता लगा कि ये तो जो लोग लूट खसोट करने वाले थे उन्होंने ये फ्लोट कर दिया कि मुख्यमंत्री जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा, हम लोग, मैं पहला व्यक्ति हूं जो 5 साल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन करके आ गया। अब ये वोट चोरी, ये ऐसे भी होती है वोट चोरी? हाँ? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर, और जो कह रहे हैं योगी जी, उसका एक मैं उदाहरण बताता हूँ। कम से कम जो नोएडा में लोग हैं, सबसे बड़ा, अगर इस शहर में, नोएडा का शहर अगर माने, जो छोटा वाला हिस्सा अब तो बहुत बड़ा हो गया, तो उसमें जो फ्लाईओवर बना है, जो सेक्टर 18 से सेक्टर 60 जाता है, इसको बनवाया अखिलेश जी ने था। हाँ। वो क्यों? क्योंकि नोएडा आना नहीं था, काम धीमे हो रहा था, थोड़ा तेज कर लेते तो शायद हो जाता, लेकिन उसका नहीं हो पाया लोकार्पण। बन गया था सब, हम लोग नीचे से आते जाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी, कम से कम 1 2 3 4 5 रेड लाइट, बहुत लंबा फ्लाईओवर, 6.3 किलोमीटर का। और सोचिए कि उसका लोकार्पण किसने कहा? एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, उसका एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किसने किया? श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। फिर वो कहेंगे कि मैंने बनवाया था। नहीं, कतई नहीं, ये बनवाया अखिलेश जी ने। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अखिलेश कहेंगे कि बनवाया मैंने था, मेरे काम का ये देखिए, इसमें कोई बट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी चक्कर में अगर वो चाहते तो थोड़ा काम उसको ढंग से कराएगा, उसके बाद भी आने से डरते थे। और ये सचमुच, ये सत्ता उत्ता छोड़ दीजिए,
आज के समय में कोई व्यक्ति इस बात से डरे, और हम लोग अक्सर वो एक शब्द आता आजकल चलता है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं। अरे भैया, आप इसके लिए भी नहीं आ सकते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि ये उदाहरण ये समझना चाहिए। और चूंकि वीर बहादुर सिंह जी से आपने कहा, तो वीर बहादुर जी के जो पुत्र हैं वो विधायक हैं भी, फतेह बहादुर जी, और मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। बीजेपी में आ गए भारतीय जनता पार्टी। पुत्र चोरी अरे ऐसा तो बहुत आ गए। अच्छा नाम है पुत्र चोरी। वो भी गोरखपुर के थे, मुख्यमंत्री थे, तो काम उन्होंने किया। सरकार में बीजेपी के लोग भी मंत्री हैं। और चूंकि उनका जिक्र किया, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि अमर सिंह जी उनके समय में बड़े धनधान्य पूर्ण हो गए थे। हाँ, नहीं, मैं तो फिर वही बात कह रहा हूं आपसे जो मैंने कहा कि ये जो आदमी नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी एक हिस्से में, वो मतलब अब कितना कुर्सी का मोह है, यही पता लगता है इससे। ये भी है। और इसमें क्या होता है, बहुत बार जो इन नेताओं के साथ जो सलाहकार होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जो कहते हैं नहीं सब ऐसा नहीं करना, वो कुछ ना कुछ एक बना कर रखते हैं। और मंत्री, मुख्यमंत्री उसके उसमें मतलब अभी जैसे जिक्र हो गया, मैं कह रहा था, वो बड़ा अच्छा एलिवेटेड रोड है 5.5 किलोमीटर का, और वो खुद बनवा कर भी आप उसको क्रेडिट नहीं ले सकते। तो तुलसी की एक चौपाई, मुझे दोहा चौपाई याद आती है कि सचिव वैद्य गिर तीन जो, प्रिय बोले भयहास, राज धर्मधन तीन कर होई बेगई नाश। कि वो जो लोग सचिव और वैद्य और गुरु जो भय के कारण या कुछ पाने के कारण झूठ बोलते रहते हैं और ऐसे नेताओं को करते हैं, और नेता उनकी बात मानते हैं, तो उस राज्य का, उस शरीर का नाश तुरंत होता है। क्या बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका जाने वाले भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीजा की फीस 10 गुना बढ़ा दी है। मतलब जो H-1B वीजा पहले किसी भारतीय को अमेरिका में जाकर काम करने के लिए 6 लाख रुपए में मान लीजिए मिल जाया करता था, अब उसकी कीमत हो जाएगी 88-90 लाख। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में भी यह बात कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट के पॉलिसी पर हमें H-1B वीजा कम करने पड़ेंगे। इनका तर्क यह है कि अमेरिका में जो कंपनियां काम करती हैं, उनकी नौकरियां पहले अमेरिकियों को मिलनी चाहिए, और ये कंपनियां क्या करती हैं, दूसरे देशों से विदेशी प्रवासियों को लाती हैं और यहां उनको ट्रेनिंग देती हैं और उनको नौकरियों पर रखती हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही तस्वीरें हैं जिसमें ये ऐलान किया गया था। ये इनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, ये भी आजकल नवारो वाली भूमिका में आ गए हैं, जो व्यक्ति खड़े होकर बोल रहा है, खूब भारत के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, ट्रंप ने नया स्टाइल निकाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने दफ्तर ओवल ऑफिस में, और इनका कोई मंत्री जो है वो पहले बताता है अपनी बात, और फिर ट्रंप उस पर मीडिया के सामने जो है उस पर ऑर्डर पर साइन कर देते हैं। तो ये इन्होंने किया। H-1B वीजा क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? H-1B वीजा का मतलब है हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो हैं दुनिया के, वो इस वीजा का इस्तेमाल करके अमेरिका जा सकते हैं। उसकी तनख्वाहें भी बड़ी अच्छी होती हैं, बड़े अच्छे पैकेज होते हैं, और इसका लाभ सबसे ज्यादा भारत को मिलता है। मतलब आप समझिए 100 लोगों को अगर ये वीजा मिलता है तो उसमें से 70 भारतीय होते हैं, इतना है। तो इसका जो नुकसान होगा वो भारत को ही होने जा रहा है। भारत आईटी हब है, भारत में हर साल हजारों लाखों लोग बल्कि वो इंजीनियर बनते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन विदेशी एमएनसी कंपनीज में हायर होते हैं, और फिर उनको मौका मिलता है विदेश में जाकर काम करने का। अमेरिका की कंपनियां ये क्यों करती हैं? वो मूर्ख तो है नहीं, या वो भारत प्रेमी हो, ऐसा भी नहीं है। उनको एक हाईली स्किल्ड आदमी मिल जाता है जो उनके यहां पर वेजेस के हिसाब से सस्ता पड़ता है। एक तो वो तैयारी करके आया हुआ है, मेहनती है, जल्दी काम सीखता है और स्किल्ड है, और फिर उतनी उनको तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बंद करो, यहीं के लोगों को नौकरी दो। अब देखिए इस पर कंपनियां कैसे आगे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि इससे भारत को लॉन्ग रन में फायदा भी हो सकता है। वो कंपनियां जो वहां बैठकर अपने हेडक्वार्टरों में इन लोगों को, भारतीयों को एम्प्लॉय करती हैं, उनको इस टैक्स से बचने के लिए, दुगना खर्चा है ये, उससे बचने के लिए हो सकता है वो फिर भारत में भी अपने हेड ऑफिस खोलने लगे, बड़े दफ्तर खोलने लगे, यहां पर वो काम करने लगे। ये तो आगे की बात होगी। आपको ट्रंप की बात सुना देते हैं पहले। The company needs to decide, do they want, is that person valuable enough to have $100,000 a year payment to the government, or they should head home and they should go hire an American. अब ये देखिए, ये अभी हुआ अमेरिका में, और इसके बाद लोकसभा के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, वो सामने आ गए खुलकर, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब कटघरे में खड़ा किया है। इसके लिए उन्होंने अभी पोस्ट किया है और तंज करते हुए कहा है कि आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। मैं दोबारा से कहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है।
ये बात वो कह रहे हैं और आप देखिए सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है राहुल गांधी की पुराने बातों की, उनके ट्वीट्स की कि H1B पॉलिसी पर भारत कुछ नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, दबाव नहीं बना रहा है और अमेरिका ये पॉलिसी खत्म करेगा। तो वो आई टोल्ड यू सो भी लिख सकते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था। ऐसे ही खड़गे साहब ने भी जो है इस पर जो है रिएक्ट किया। खड़गे साहब का ट्वीट भी जो है वो स्क्रीन पर आप चला दीजिएगा। तो राहुल गांधी को इसमें फिर एक बार मौका दिखा है। सर क्या कहेंगे, पहले पॉलिटिक्स पर ही आ जाइए इसकी। पॉलिटिक्स अब राहुल गांधी के पास मौका है कि वो कुछ भी बोलें, लेकिन उनको मैं बार बार कहता हूं कि वो पॉलिटिक्स करें प्रधानमंत्री के खिलाफ जितना, अभी तो हमने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन वो गलत जगह पर करते हैं। ये केवल मसला प्रधानमंत्री का नहीं, ये मसला है हिंदुस्तान के जो स्किल्ड लोग हैं उनका है, और उनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है या कितनी परेशानी होने वाली है उस पर उनको, वो ये भी कह सकते थे, आई रिपीट जो कहा है उसके बजाय कि आई रिक्वेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर कि भाई इसको देखें और इस पर थोड़ा जोर देकर बात करें सरकार के साथ। ये भी कहा जा सकता है विपक्ष के नेता इस बात पर ज़्यादा जोर दे तो चिंता भी लोगों को समझ में आती कि क्या, कई बार होता है कि हम अगर दूसरे के दुख से खुश हों, ये वैसा मुझे कई बार लगता है, कई बार ये आदत होती है कुछ लोगों को कि हमेशा वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मोदी जी कमजोर है, उन्होंने ये बात ही नहीं की ट्रंप से। मैं कह रहा हूं तो वो यही बात कहते हैं कि भाई मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री उनसे बात करें, हम सब खड़े हुए हैं कि उनके साथ खड़े होना। मैं जब भी बात होती है तो ये बात कहता हूं, वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मैंने ये कहा कि राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के बाहर के मुद्दों पर यह कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप कमजोर हैं तो भी आपके साथ खड़े हैं, आप क्यों कमजोर बन रहे हैं? यदि वो समझते कमजोर हैं तो वो इस बात पर ज्यादा जोर दे, या फिर बताएं कि कैसे करना। वो भी तो बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका, गंगाराम, क्या नाम है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी। तो आप उनके थ्रू कहें कि भाई फिर राहुल गांधी गलत पिच पर, गलत टोन में है, गलत पिच पर है, और ये संकट तो बड़ा है। यदि सरकार ये कह रही है कि नहीं इससे बड़ा फायदा हो जाएगा तो ये बातें सब बेकार की बातें हैं। इससे एक बड़ा संकट होने वाला है, और हिंदुस्तान की जो हाईली स्किल्ड, और ये जो आप कह रहे हैं कि वो कंपनियां इधर आ जाएंगी, ये कहने में आसान लगता है। यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है, यहाँ से तो विदेश जा रहे हैं, यहाँ के जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो अपने ऑफिसेज बाहर खोल रहे हैं। आप सोच रहे हो अमेरिका वाले यहाँ आ जाएंगे? जो टैक्स सिस्टम आपका है, जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है कॉर्पोरेट का, हमारा नुकसान है इसमें, हमारा बड़ा नुकसान है। मैं ठीक है, ठीक है। नहीं, इस पर दो बातें हैं। मतलब ये एक तरह से तो बिल्कुल जो विजय जी कह रहे हैं मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि ये कह देना कि कंपनी आ जाएगी तुरंत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन एक दिन मैंने पहले भी कहा था और उसको मैं दोहरा रहा हूं, मैंने शायद महीने भर पहले या किस दिन कहा था, ये भारत नो टैक्स रिजीम की तरफ बढ़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और उसमें कई बार जिसको कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस राह पर जा रहे हैं वो अमेरिका की बर्बादी की राह है। अल्बर्ट आइंस्टीन, वो तो फिर साइंटिस्ट अमेरिकन न होते, वो जर्मन होते। पेनोले क्रूज और सलमा हायक, ये तो स्पेनिश और मैक्सिकन होती, ये तो न होते वहां के। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला, ये तो फिर तमिल और तेलुगु ब्राह्मण न होते। मतलब आप अमेरिका को समझिए, अमेरिका है क्या? अमेरिका इसलिए बना, दुनिया के टॉप टैलेंट को इन एवरी फील्ड वो वहां जगह दे रहे हैं। अब आप अगर उनको धक्का दे रहे हैं तो आप अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं। भारतीय इंजीनियर्स की रिप्लेसमेंट अमेरिका में नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसको मैं एक उदाहरण से बता दूं, जैसे ये थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मैं आप उसको यहां से उदाहरण से बताता हूं। गुजरात में फैक्ट्रीज हैं, जैसे कई बार लोग बिहार के लोग भी नाराज हो जाते हैं, वो आजकल चल रहा है कि विक्ट्री यहां से फैक्ट्री वहां से, लेकिन गुजरात का आदमी वहां इंजीनियर नहीं दे पाएगा, इंजीनियर उसको यूपी बिहार से चाहिए। आप इस बात को समझिए। और कोई भी दुनिया के अलग अलग देशों में या क्षेत्र में अगर आप कहेंगे मुंबई बड़ी शानदार जगह है, क्या देखिए सब कितने हैं, तो शाहरुख खान कहां के, वो तो दिल्ली से एक्टर होके गए, अमिताभ बच्चन तो यूपी से होके गए। तो मुझे लगता है कि इसको समझना पड़ेगा। हां, भारत के लिए चुनौती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरह के रिफॉर्म सरकार कर रही है उनके भी दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है कि हमको उस तरफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं सर। ठीक है, अभी 12,75,000 टैक्स छूट हो गई, चिदम्बरम रिजीम से 2 लाख से तो 6 गुना हो गई, लेकिन अभी हमें बहुत रिफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि हम उस तरफ खड़े हो जाएं कि कंपनी को लेकर कहां खोलना है, एक ऑफिस इंडिया के किसी शहर में डाल लो, बाकी हम काम करते रहे। ये बात मेरे तरफ ज्यादा जानकारी। एक चीज मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जब मैं आपको एक डेटा देता हूं, टॉप 10 एम्प्लॉयर कौन है, और मतलब H1B वीजा पर जो बाहर से विदेश से लोगों को हायर करते हैं, पहला नाम है अमेजॉन का,
10,500 लोगों को 2025 में एम्प्लॉयज फाइनेंशियल ईयर 2025 मतलब 24-25 में पिछले एक साल में 10,500 अमेजॉन ने वीजा दिए। इसमें से हर में मानिएगा 70% भारतीय हैं। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी अपनी कंपनी है, भारत की कंपनी है, 5,500 वीजा। माइक्रोसॉफ्ट 5,100 से ज्यादा, 5,200 के करीब। मेटा ये फेसबुक वगैरह सब वाले, ठीक है, ये 5,000 से ज्यादा। एप्पल 4,000 से ज्यादा, गूगल 4,000 से ज्यादा, कॉग्निजेंट, भारत में दफ्तर खुले हैं कॉग्निजेंट, क्या नोएडा में बैठे, नोएडा में दफ्तर है, ये लगभग 2,500। जेपी मॉर्गन चेज 2,500, वॉलमार्ट 2,300, डेलॉयट इसका भी दफ्तर यहाँ पर है, ये भी लगभग 2,500 वीजा देते हैं। अभी क्या करेंगे, मतलब मैं त्रिपाठी से फिर पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इनके दफ्तर यहाँ भी हैं, वहाँ सिलिकॉन वैली बे एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ भी इनके दफ्तर बने हुए हैं, तो ये वहीं जाकर के जो काम करते हैं वो क्या कोई बहुत स्पेशलाइज्ड काम है? वो काम यहाँ नहीं हो सकता? बिल्कुल यहाँ हो सकता है। मूल समस्या उसकी ये थी कि जो हार्डवेयर का पूरा काम था वो चाइना से होकर अमेरिका चला जाता था, भारत के पास वो नहीं था। यानी हमारी तो जो उसको बन रहा था सॉफ्टवेयर तो तब होगा ना जब आपका हार्डवेयर होगा। आप लैपटॉप में सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल करेंगे? जब लैपटॉप तैयार हो जाएगा, बढ़िया से बन के चला आएगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर होगा। तो हार्डवेयर का 30% हिस्सा ही सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए बड़ा हिस्सा वहां था। अब क्या है कि डिजाइन पूरी तरह से रखी अमेरिका ने अपने पास, मैन्युफैक्चरिंग दे दी चाइना को, यानी हार्डवेयर बनाने का काम, और सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा दे दिया इसको। सबसे ज्यादा मार्जिन किस में है? डिजाइन में है। डिजाइन में 80 to 200% तक का मार्जिन है, यानी जो बनाते हैं जितनी लागत है उसके कितना गुना अमेरिका में होता है। अमेरिका में होता है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें लागत का एक बड़ा हिस्सा कमाते हैं, और उसके बाद वो जहां सर्विस सेक्टर है उसको देते हैं भारत। हमारे लोग किस में एम्प्लॉयड है? हमारे लोग सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर में, सर्विस सेक्टर। और ये जो कंपनियां, तो ये काम मेरा सवाल वहीं रह गया, इसके लिए वहां क्यों जाना? वो यहां से लोग वहां क्यों ले जाते हैं? नहीं, इसीलिए जाना था ना, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी में तब कहीं थे नहीं ना। कंप्यूटर वहां बना, ये जो जितनी आप अलग अलग समय पर शुरुआती कंप्यूटर से लेके फिर परम आने तक, फिर लैपटॉप आने तक, मतलब आप उसको चिप में कहें तो 32 nm से 2 nm तक, यानी जो लैपटॉप वाला बनता है मोबाइल तक आते आते ये यहां अभी हम पहुंचे, और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हम यहां अब आ सकते हैं। सरकार को टैक्स स्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से काम कोई कर पाए, उसके लिए माहौल और तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो टीवी पर जाकर के ये कह रहा है कि हमने जो ये सऊदी अरब के साथ अभी करार किया है कि दोनों देशों में से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो दोनों देश उसका जवाब देंगे, इसमें हम सऊदी अरब के साथ अपना परमाणु कार्यक्रम भी साझा करेंगे। मतलब सीधे शब्दों में हम अपना, अब ये जो परमाणु बम हमारा है ये सऊदी का भी हो गया है। सऊदी को मतलब कभी अगर जरूरत पड़ेगी, चाहे धमकाने के लिए ही सही, तो वो कह सकता है कि देखो मेरे पास भी एटम बम है पाकिस्तान वाला। और वो ऐसा ही नहीं कह रहा है, इसके पीछे की अब कहानियां निकल के सामने आ रही हैं। ये बनाई सऊदी और कुछ और देशों के पैसे से है, ये जो एटम बम है उनका। इस पर जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, सांसद है मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह से है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर घूम रहा था कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, सऊदी अरब ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट है इजराइल का, और अब बस दिक्कत यही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास एटम बम है। ये इस वक्त प्रॉब्लम हो गई है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति पाकिस्तान का रक्षा मंत्री आगे ये भी कहता है कि हम ऐसे समझौते और देशों के साथ भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना ये कोई ऐसी चीज है जो आप देशों के साथ बांटते फिरेंगे? निश्चित रूप से जो समझौता हुआ और जब अब सामने निकल कर आ रहा है कि समझौते के पीछे असली उद्देश्य क्या था, जबकि जब समझौता हुआ था जो कहा गया था कि भाई शांति स्थापित करने के लिए हम समझौता कर रहे हैं, यह बता रहा है कि अब पाकिस्तान किस तरीके से सऊदी अरब के साथ संबंध बनाए और सऊदी अरब को दे रहा है आज, कल तो फिर ईरान को देगा, कल तो फिर दूसरे आतंकवादी संगठनों को। पाकिस्तान के अंदर तो इतने आतंकवादी शक्तिशाली है, क्या कल किसी पाकिस्तान आतंकवादी समूह को भी क्या परमाणु हथियार हाथ में लग सकता है? पाकिस्तान अब सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है, खतरा बन गया है। सर, मेरा सवाल ये है इसमें, क्या ये बिना ट्रंप की मंजूरी के इतनी बड़ी बात हो सकती है? मुझे लगता है अगर ट्रंप की मंजूरी इसमें नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है, ट्रंप इस बात की अनुमति कभी नहीं देंगे कि उन्हें पता है कि जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज एक हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, अब वो सऊदी अरब पाकिस्तान का गठजोड़ हो गया है, आने वाले दिनों में ईरान इसमें शामिल होगा, कतर इसमें शामिल होगा, दूसरे देश इसमें शामिल होंगे, तो क्या सारे मुस्लिम कंट्री के पास पाकिस्तान अब परमाणु हथियार देने की कोशिश करेगा? और मुझे लगता है कि ट्रंप को भी देखना चाहिए, अगर पाकिस्तान इस तरीके से हिमाकत कर रहा है, वो खुली घोषणा कर रहा है, तो आने वाले दिनों में तो वो कोई आतंकवादी संगठन के पास भी, बड़े आतंकवादी संगठन के पास भी परमाणु हथियार की टेक्निक जाने या परमाणु हथियार जाने की संभावना बढ़ जाएगी। यह दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि अब अमेरिका को
भारत के तो कड़ा विरोध करना चाहिए, भारत करेगा भी इस बात का मुझे लगता है, लेकिन अमेरिका को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान अब परमाणु सप्लायर देश के रूप में देखिए, जब ये बम बनाया पाकिस्तान ने तो वो तो इसको कहता ही था कि ये इस्लामिक एटम बम है ना सर, ये बोलता है, लेकिन चोरी का था, चोरी का था। सर ज्यादा बताएंगे आपको। मैं सर किसी पढ़ रहा था एक्सपर्ट को, तो उन्होंने बताया कि ये जो बॉम्ब बनाया इन्होंने, देखिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लेना एक बात है, उसको बॉम्ब में तब्दील कर लेना अलग बात है। तो इसमें मुख्य तौर पर जो फंडिंग आई थी वो इस्लामिक कंट्रीज की आई पाकिस्तान को। हमने भी बम बनाया था, हमने अपनी मेहनत से बनाया। इनको पैसा देने वालों में मुख्य तौर पर सऊदी अरब, ईरान और वो होते थे गद्दाफी, मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के। वो सूटकेसेस में डॉलर भर भर के भेजते थे, कैश भेजते थे। इन लोगों ने पैसा दे करके पाकिस्तान को न्यूक्लियर केपेबल स्टेट बनाया, और वो इसी उम्मीद में बनाया कि कल को हमको जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे साथ आएगा, हमारे साथ, और ये बम जो है सबका मिला जुला बम होगा। भाई हमारे पैसे से बना है ना, इनके लोगों ने बनाया, पैसा हमारा है। तो वही चीज मुझे लगता है वसूल रहा है सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है, आपने एक बात ठीक की कि एक्सप्लोजन और बम में फ़र्क होता है, डिवाइस को जिस तरह से यूज़ करते हैं। ये बात यहाँ पर भी समझनी चाहिए, मतलब इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन जो 1974 में किया हमने मिसेस गांधी के वक्त में, तो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। 98 में जो वो किया वो न्यूक्लियर बम था। तो मतलब एक डेवलपमेंट है। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज रहते हैं कि जब 74 में ही हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया था तो आज 98 में क्यों किया गया, तो वो एक बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात, उसके बाद पाकिस्तान ने ये जब बम बनाया तो पूरी टेक्नोलॉजी चोरी से आई। वहाँ पर उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो क्या अब्दुल कदीर खान है ना, और फिर सबके सहयोग से पैसा भी नहीं था, तो ये सबका कंट्रीब्यूशन है उसमें, कंट्रीब्यूटरी बम हो गया ना ये। तो जैसे कंट्रीब्यूटरी काउंटी जैसे करते हैं ना हम लोग, तो वैसा वो बम बन गया है। और कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पाकिस्तान की सेना भी मर्सनरी है, वो भी किराए पर है। ये बात समझिए आप। कई जगह खबरें चल रही हैं कि इनके 25,000 सैनिक यमन जा रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो भी किराए पर है कि भाई उनको भेज दीजिए वहां पर और पैसा आप हमें दे दीजिए। तो अब वो बम को भी इसी तरह से उन्होंने इस्तेमाल करने, हालांकि बम का तो क्या इस्तेमाल अभी होना, लेकिन ये चिंता है कि ट्रंप साहब को इस पर थोड़ा ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। सर, ट्रंप की मंजूरी के बगैर इतनी बड़ी बात हो सकती है क्या कि आप एक इस्लामिक स्टेट के साथ, एक इस्लामिक स्टेट दूसरी इस्लामिक स्टेट के साथ नहीं हो सकती, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन शेयर करें? यदि कर रहे हैं तो और गंभीर मसला है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये यदि इस तरह से किया जाएगा, और वो सारा ये तो वैसा है जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा तो किया नहीं इसमें जो उनकी मदद से बना। बार-बार पूछा जा रहा है। ट्रंप को आप लोग ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, ट्रंप को फेस वैल्यू पे ले रहे हैं आप लोग। ट्रंप बोलते क्या है, उसका प्रभाव कितना है, दोनों में फर्क है ना। वरना ट्रंप के उसी समझिए ना कि ट्रंप असीम मुनीर को बुलाकर मिलते हैं। सर मैं कह रहा हूं ये दोनों देश पाकिस्तान जो है ट्रंप के अमेरिका के खास एलाई बन गए। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड डायनेमिक्स है उसमें सऊदी अरब और कतर की भूमिका हमेशा बड़ी विचित्र रही। ये सफेद पोश की तरह रहते हैं, लेकिन इनके जो शूटर्स हैं उनके लिए तो हमेशा मदद करते रहते हैं। और इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो या गल्फ कंट्रीज के एसोसिएशन की बात करते हैं, वो कई बार यही बात होती है, क्या दुनिया में कुछ फोर्सेज अपने आप मिलाकर ये अंत में कहती हैं कि नहीं ये सब होते रहने दो, वो चाहते नहीं। और कई बार वो एक दूसरे को नहीं, मतलब एक तरह से कहीं भरोसे में नहीं लेते हैं, क्योंकि भरोसे में अगर लेते तब तो कहीं भी झगड़ा नहीं होता, कहीं भी बम नहीं गिरता। और मैं आज भी नहीं मानता हूं कि इजराइल ने कोई भरोसे में लेके कतर पर बम मारा। सर बात न्यूक्लियर की हो रही है सिर्फ, मैं इसलिए कह रहा हूं। अमेरिका किसी को भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता था। रशिया से लेकर दुनिया के सारे देश बन गए ना, बन गए। अमेरिका तो भारत को भी नहीं चाहता था। हमने जो चाहे 1974 का किया है, 1998 का किया, वो जैसे किया, सैंक्शंस लगाए ना, आप भी लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, तो ये काम आसानी से मतलब हज़बोल के हो गया। उस स्थिति में है क्या ट्रंप अभी? अगर उस स्थिति में होते तो सारे सैंक्शन यूरोपीय यूनियन से शुरू होते। अच्छा चलिए, उसका दूसरा पहलू ये, लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अब मान लो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत फिर पाकिस्तान के ऊपर मान लीजिए कोई वो कुछ करता है और हम जवाब देते हैं, तो क्या सऊदी अरब आएगा हमारे, मतलब हमें कुछ कहेगा सऊदी अरब? ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि भारत के सऊदी अरब के मतलब रिश्ते तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब आप उन्हीं के साथ बात करके करेंगे, कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि इसको रिविजिट करना चाहिए, और रिविजिट ना भी करें तो कम से कम इस पर थोड़ा गंभीरता से नज़र रखना चाहिए। हो सकता है वो तो भारत सरकार रख ही रही होगी कि इस पर जो सारा मसला हुआ, लेकिन मैं इसको खारिज नहीं करता हूँ। ये कहना कि नहीं
वो तो हमारी दोस्त सऊदी हैं, को तो मिलिट्री पावर तो नहीं, लेकिन दबाव बना सकता है। दबाव बना सकता नहीं है। नहीं, मैंने ये पढ़ा कि विदेश कुछ विदेश सऊदी मंत्रालय की जो प्रतिक्रिया है वो बता रही है कि बहुत गंभीरता से गंभीर ऐसा मसला ऐसा है। कुछ जगह भी चल रहा है कि सऊदी से वैसे तो आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इस बात से नाराज है कि आपने तेल खरीदना कम कर दिया उससे। हाँ, क्योंकि वो रशिया के हम साथ रशिया से ले रहे हैं 40-50% तेल, तो ये भी एक वजह कारण है। हो सकती है। हालांकि एक तो ये तो तात्कालिक सी वजह होगी, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को यूं तो आप काफी वक्त हो गया, कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि भारत के चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, एयर चीफ हो, आर्मी चीफ हो, इनफैक्ट नेवी चीफ भी हर कुछ दिन पर कहीं किसी सेमिनार में या कहीं किसी मौके पर वो ऑपरेशन सिंदूर की, भारत की युद्ध नीति की, भारत के युद्ध को लेकर तैयारी की, हमारे को भविष्य में हमें किस किस्म की वेपनरी चाहिए, भविष्य के युद्ध कैसे होंगे, इसको लेकर कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं। और हम तो ऑब्जर्व करते हैं तो हमको मालूम है कि वो जो यहाँ बोलते हैं वो पाकिस्तान में कितना सुना जाता है। तो ये सिलसिला अभी चल रहा है लगातार, पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने का। इसी सिलसिले में भारत के वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान के साथ लड़ाई को रोकना नहीं चाहते थे। ये बात अक्सर हुई है, कांग्रेस ने, ऑपोजिशन ने तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की कि मोदी जी डर गए, दबाव में झुक गए ट्रंप के, सरेंडर कर दिया, अरे पीओके ले लेते जाकर के, क्यों लड़ाई रोक दी। इन्होंने फिर जवाब दिया उस बात का। इन्होंने कहा कि संघर्ष रोकने के बारे में कि हमने लड़ाई को इसलिए रोका, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया था। और एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि युद्ध से अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और एक फौजी कह रहा है कि युद्ध का भी अहंकार होता है, इसको अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए, और ये दुनिया भारत से सीख सकती है। हमारा काम है लड़ाई करना, हमारा काम है डिटर करना है दुश्मन को, पर कभी कभी जब वो काफ़ी देर से नहीं हुआ होता तो हमें लगता है कि ये बाकी काम भी हैं। यस, बहुत है काम बाकी भी, लेकिन फोकस यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा मेन काम है उससे हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए, और ये ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक बार दोबारा से रीफोकस करा है। एंड मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हम इतने डीफोकस भी नहीं थे कि वी वर नॉट, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट्स है दे वुडंट हैव बीन लाइक दैट। द नेशन वुड नॉट हैव टॉक्ड सो मच अबाउट इंडियन एयरफोर्स। हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने हमें क्लियर डायरेक्शंस दी, कोई हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। फुल फ्रीडम वाज गिवन टू अस टू प्लान, एंड देयर वाज जॉइंटनेस। ऑल द थ्री सर्विसेज वी वर सिटिंग टुगेदर, डिस्कसिंग टुगेदर, प्लानिंग टुगेदर, along with the CDS, along with other agencies, where NSA was a big part of doing that. So because of this, I think the cohesive effort that came through, I think that was a major lesson that we learnt, and that is a major positive that has come out of this operation. आप देखिए दोनों जो मेन लड़ाइयाँ चल रही हैं आज, वेदर इट इज़ रशिया यूक्रेन या फिर वो इजराइल वाली लड़ाई जो चल रही है, वो चली जा रही है। सालों साल बीत गए हैं, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन के बारे में नहीं सोच रहा है कि हमें एक बंद भी करना है। आई थिंक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमारे को भी ऐसा बोला गया था कि भाई फीलिंग्स ऐसी सुनने में आई हैं और लोगों ने भी कहा है कि नहीं और थोड़ा करना चाहिए था, बहुत जल्दी हमने रोक दी लड़ाई। यस, वो बैकफुट में थे, नो डाउट, बट हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? हमारा ऑब्जेक्टिव एंटी टेररिज्म था, उनको स्ट्राइक करना था, वो हम कर चुके थे। तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो चुके हैं, उसके बाद व्हाई शुड वी नॉट टर्मिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई शुड वी कैरी ऑन? क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत सारा प्राइस होता है जो हमें पे करना पड़ेगा। जो वायुसेना प्रमुख ने कहा, इसमें दो बातें, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व हो गई हमारे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, ये तो एक फौजी बोल रहा है, वो प्रोफेशनल आदमी है। उन्होंने कहा कि युद्ध ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ा जाता है, ये मेरा उद्देश्य है, मैंने उद्देश्य पूरा कर लिया, इसके बाद लड़ाई जारी रखने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। लड़ाई खाम का बढ़ेगी। 3 साल से रूस यूक्रेन की चल रही है, 2 साल से वहाँ 2.5 साल से चल रही है इजराइल और हमास की। तो ये तो 2 न्यूक्लियर देशों के बीच की लड़ाई थी। इसमें एक आम आदमी के मन की भावना तो ये हो सकती है, अरे यार आप ऊपर थे, और उन्होंने बस बात को कबूल किया कि हाँ हमने गर्दन पकड़ी हुई थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान दबाव में था,
तो एक आम आदमी अगर भारतीय पूछे यार थोड़ा और आप करते, थोड़ा और मजा चखाते, तो वो बात उसके मन की एक ऑनेस्ट फीलिंग हो सकती है। लेकिन जब ये बात कोई नेता कहे तो आप ये समझ लीजिए कि वो उसमें राजनीति कर रहा है, क्योंकि नेता को ये मालूम है कि युद्ध क्या होता है। और यहाँ तो बड़ी बड़ी पार्टियों ने इस बात का स्टेटमेंट दिया। तो कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है ना कि आप पीओके ले आते, तो उसको मतलब मालूम है पीओके पे चढ़ाई करने का क्या होता है। और उसके बाद भी अगर वो ये कह रही है तो उस पर शुद्ध राजनीति कर रही है। और ये बात मैं क्योंकि एपी सिंह साहब ने कही है इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि युद्ध रोकना भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी लड़ाई को शुरू करने के बाद, अगर आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। और भारत ने ये करके दिखा दिया। त्रिपाठी नहीं, मुझे लगता है ये तो कोई भी सामान्य समझ का व्यक्ति ये कहेगा। और पहली बार ऐसा है कि जब विपक्ष कह रहा है कि तुम लड़ो, लड़ क्यों नहीं रहे हो? वरना कौन चाहता है भाई एक भी जवान, एक भी हमारा वीर सैनिक वो गलती से घायल हो जाए, वो शिकार हो जाए, उसकी जान चली जाए, भला कौन चाहेगा? लेकिन आज का हमारा विपक्ष ये चाह रहा है। यही हमारा विपक्ष उसके पहले चाह रहा था कि आप युद्ध मत करिए। कब? जब वो आतंकवाद का शिकार था। तो दुनिया कैसे चलती है? दुनिया में शक्ति दिखाने का और संयम रखने का दोनों बड़ा एकदम सेट फॉर्मूला है। वो कोई अलग अलग बदलता नहीं, किसी कालखंड में नहीं बदलता है। और जहां तक रही बात पीओजे की, निश्चित तौर पर वो हमारा हिस्सा है। लेकिन क्या इन स्थितियों में एक ऐसा युद्ध छेड़ दें जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध है और उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है? उसकी कॉस्ट हमें चुकानी पड़ेगी। इतनी नहीं कि वो युद्ध में क्या खर्च आएगा, इतना कि हम जिस तरह से इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पॉलिसीज के तौर पर दुनिया में एक बड़ा हम ऑल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं इकोनॉमी के तौर पर। ऐसे में हम छोड़ दें? हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मुझे लगता है इससे बेहतर भला क्या होगा कि हमने आतंकवादी अड्डे तबाह कर दिए, हमने एयरफोर्स स्टेशन उनके तबाह कर दिए और हमने उनको घुटनों पर लाकर ये युद्ध रोका है। हम बार बार ये करें कि पॉज है, ये अल्प विराम है। ये विराम कितना लंबा चलेगा उनकी हरकतों पर तय करेगा। हम जाहिर है जैसे वो असेसमेंट करने की बात करते हैं कि चाइना कर रहा होगा, पाकिस्तान कर रहा होगा, हम भी वो असेसमेंट करते हैं और हमारी फोर्सेस को और अवसर भी मिलता है रणनीतिक तौर। और आप एक जिम्मेदार देश हैं। और दूसरी बात यह कि हमें किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहिए। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा में हो सकता है कि थोड़ा बेहतर कर गया हो इस बार, लेकिन आप अपनी अचीवमेंट्स को हमेशा अपने सामने रखिए। 13 एयरबेस पर जिसके जाकर के मिसाइलें गिर गई हों, वो किस मुंह से जाकर दुनिया को कहता है कि मैंने भारत से युद्ध जीत लिया? इसको सिर्फ बेशर्मी कहा जा सकता है। भारत ने साबित कर दी अपनी सुपीरियरिटी हर मामले में। भारत ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि कैसे भारत ऑपरेशन शुरू करता है और उसको अंजाम तक भी पहुंचाता है। Egos are coming in between, and this is where I think world has to learn a lesson from India how to start and terminate a conflict at the earliest possible opportunity. ईगो उन्होंने इस्तेमाल किया। ईगोज बीच में आ जाती हैं जब एक युद्ध चल रहा होता है। जैसे लोग कहते हैं भाई ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं पुतिन को नहीं मना पाता, पुतिन बात सुनता ही नहीं है। जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है, 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। ईगो की लड़ाई हो गई ना। एक्चुअली युद्ध में ईगो तो सबसे महत्वपूर्ण है। ईगो ही एक कारण बड़ा होता है युद्ध का। मुझे याद आ रही बात कि ऑपरेशन पराक्रम होने वाला था, वाजपेयी सरकार थी और वो संसद पर हमला हुआ। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के लिए सेना का मोबिलाइजेशन किया। तो जसवंत सिंह जी बाहर थे, विदेश में थे, शायद इटली में थे, विदेश मंत्री थे वो। हाँ, और गए हुए थे काम से। तो वो लौट कर आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई ये किसने कहा आपको ये मोबिलाइजेशन के लिए? अच्छा। तो उनका सब लोग जो भी सीसीएस में थे, जिन लोगों ने, सबकी राय थी कि हमको ये करना चाहिए। तो जसवंत सिंह ने कहा कि जो लोग सैनिक नहीं होते वो ही युद्ध चाहते हैं, क्योंकि युद्ध की, हर युद्ध की चाहे जीत रहे हो हार रहे हो, उसकी बड़ी कीमत है, प्राइस है, जो हमारे एयर चीफ मार्शल भी कह रहे हैं। दूसरी बात, युद्ध को शुरू करने से पहले ही तय करना होता है कि कहाँ ख़त्म करना है, उसका आपका क्या टारगेट है, आपके पास क्या चीज़ है। अब जैसे 3 साल युद्ध हो गए और उसमें भी समझिए, अब 3 साल युद्ध होने के बाद अब आप सब लोग ट्रम्प साहब के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए और इनके लिए और उनके लिए घूम रहे हैं कि भाई इसको सीज फायर करवा दीजिए, युद्ध रोक दीजिए। तो वो बेहतर स्थिति है क्या? ठीक बात। तो उसको युद्ध के लिए हमेशा ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका टारगेट क्या है, क्या आपने वो टारगेट अचीव कर रहे हैं, और दूसरा उस युद्ध को कहाँ तक ले जाना है, क्योंकि आपकी ताकत भी असीमित नहीं होती है, उस ताकत को भी देखना होता है। और युद्ध जीतते हुए यदि सीज फायर किया जाए तो बेहतर होता है। और जो दिनकर साहब की से बात है, वो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास ग्रल हो।
तो जब आप ताकतवर है तब आपने कहा कि हाँ हम सीज़फायर चलो करते हैं, तो वो एक मुद्दा होता है। और ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि आम आदमी को क्या होता है कि आम आदमी को एक इमोशन होता है कि भारत की ताकत होनी चाहिए और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दे, हमारा हमेशा से ये माहौल रहता है। और उसमें भी वही वजह है कि वो तो युद्ध करता नहीं है खुद, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को समझ में आते हैं कि युद्ध के रिपरकशंस क्या होते हैं। उसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं, सोशल रिपरकशंस हैं, पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिपरकशंस हैं, फाइनेंशियल रिपरकशंस हैं, इकोनॉमी पीछे चली जाती है। हाँ, तो वो उन सबको ध्यान रखते हुए विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब जितनी बातें हुई हैं, और कोई भी एयर चीफ मार्शल के लिए क्या इससे बेहतर बात नहीं होती कि भाई टुकड़े टुकड़े कर दे, वो तो सिंह साहब के ही क्रेडिट में जाता ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो ये क्यों सोच रहे हैं कि नहीं हम नहीं करते, वो जानते हैं कि कहाँ पर इसको पहुंचाना है, और युद्ध के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आप ये दोनों उदाहरण देख लीजिए, इजराइल का और रशिया का। रशिया तो बहुत बड़ा देश है, जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो दुनिया समझ रही थी कि एक हफ्ते में ख़त्म कर देगा, यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, और ये सब 3 साल में आज रूस भी सोच रहा है कि कैसे ख़त्म किया जाए। और वो जब ख़त्म भी होगा तो वो विजेता के तौर पर नहीं आएगा। बिल्कुल, आप चाहे मानकर कुछ भी कर लीजिए। और इजराइल के साथ भी वो हो रहा है कि हमास को और गाजा को, हमास तो और भी छोटी चीज तो एक शहर में लड़ रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, शहर में कब्जा हो पाया अभी तक, तो वो नहीं हो पाया। इसलिए अब एक और इन्होंने सर इंपॉर्टेंट एक बात कही समीर जी, S-400 सिस्टम कितना हमारे लिए उपयोगी साबित हुआ जो हमने रूस से लिया था। ये S-400 ही ट्रम्प साहब को और गुस्सा करता है, आप रोज S-400 की बात करते हैं। लेकिन जब हमने ये S-400 रूस से लिया था, वैसे S-400 कोई देश लेता है तो अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है। आप पर नहीं लगाया था, हम पर सैंक्शंस नहीं लगाए थे जब हमने रूस से S-400 सिस्टम लिया था। और मुझे याद आ रहा है जब ये ऑप सिंदूर चल रहा था तो कि उस वक्त तो बहुत कुछ ग्रे एरिया होता है, पता तो बहुत ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि बहुत जानकारियाँ बड़ी लिमिटेड आती हैं। इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि आप ग्राउंड सोर्सेज से कुछ बहुत ज़्यादा पता लगा लें, जो सेना बताती है वही जानकारी होती है। तो ये नहीं पता चल रहा था कि S-400 का यूज़ भी हुआ कि नहीं हुआ। कई लोग मिलते थे, कहते थे अरे भैया आप लोग खामखा कह रहे हैं S-400 चला रहा है, S-400 तो चला ही नहीं इसमें, जब उनका जहाज ही यहाँ नहीं आया तो S-400 क्यों चलेगा, ड्रोन को मारने के लिए S-400 थोड़ी चलेगा। अब याद ये बातें भी हुई थी, किसी कांग्रेस के किसी नेता ने कहा था 20,000 के ड्रोन के लिए 25 लाख की मिसाइल चला रहे हो। वो तो वहां तक पहुंचे ही नहीं। S-400 ने तो पूरा गेम चेंजर के तौर पर अब ये बातें सामने आई कि दुनिया में जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, लॉन्गेस्ट एयर किल जिसको कहा जा रहा है, कि उनके यहां 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पाकिस्तान की सीमा के बहुत पीछे जाकर के उनके जहाज को मारा S-400 ने। तो इसकी खासियत बता रहे हैं AP सिंह साहब। जो लॉन्ग रेंज सैम्स खरीदी थी, जो S-400, दे टर्न्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर इन दिस। उनकी लॉन्ग रेंज, the radars, the missile system could threaten the enemy aircraft well inside their own territory. तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज़्यादा थी, तो वो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। सो दिस वॉज अ गेम चेंजर। आई थिंक वी अगेन must thank some people. One of them I can see here sitting here, who was a pusher. I remember when जब बोला जा रहा था कि इनको हमने फॉरवर्ड डिप्लॉय करना है, मैं खुद थोड़ा असमंजस में था उस समय, AD कमांडर था कहीं पे कि नहीं ऐसे वेपन्स फॉरवर्ड डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। बट ये वेपन सिस्टम फॉरवर्ड डिप्लॉय होके दुश्मन के एरिया में बहुत दूर तक मार करके, और बिकॉज ऑफ इट्स हाई मोबिलिटी इट कुड शिफ्ट and we could beat the targeting cycle of the enemy. जो वो enemy हमारे वेपन को स्पॉट करता था रडार अपना सैटेलाइट के थ्रू, और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट निकाल के अगर वहाँ वेपन फेंके, उससे पहले हमारा सिस्टम वहाँ से मूव कर चुका था। तो 2-4 वेपन ऐसी जगह गिरे हैं जहाँ हमारा सिस्टम पहले था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जो इस तरह का वेपन सिस्टम हमारे पास था। एक और अहम बात समीर जी, जो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे हमारे सेनाओं के प्रमुख लोग बात कर रहे हैं और ओपन फोरम्स पर जो बात हो रही है, उसमें वो ये खुलकर भी, और ये गंभीर देश और गंभीर सेनाएं कर सकती है, कि वो उसमें ये भी बता रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ अपनी तैयारी में गैप्स मिले, हम उन गैप्स को भरने का भी काम कर रहे हैं। मतलब आप एक खुली नीयत से जब असेस करते हैं अपने काम को, तो ही आप उसमें आगे कोई अच्छा काम कर सकते हैं। एक ऑनेस्ट असेसमेंट चल रहा है इस वक्त। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान नहीं करता,
निश्चित रूप से। और अगर आप देखेंगे कि भारत के डिफेंस सेक्टर को अगर देखेंगे, रक्षा प्रणाली को 2014 के पहले अगर आप देखेंगे और 2014 के बाद देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फर्क आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र को एक इतना आत्मनिर्भर बनाना है, इतना इंडिपेंडेंट करना है कि S-400 का जिस तरह से जिक्र किया गया, आज भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आया और सेना को फ्री हैंड दिया। प्रधानमंत्री बोलेगा कि टारगेट आपको तय करना है, जगह आपको तय करना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि युद्ध लंबे समय तक नहीं खींचा गया, क्योंकि युद्ध भावना पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध तो विवेकता के आधार पर लड़ा जाता है। किसी भी देश के लिए युद्ध शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। एक समय के बाद युद्ध रोकना दोनों देशों के लिए संभव नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्पष्ट संदेश था कि भाई टारगेट अचीव करना है, आपको लौट कर आना है, हमें आतंकवादियों को निशाना बनाना है, किसी सिविलियन को नहीं मारना है। और सेना ने वही बखूबी किया। और जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर आज भारत का एक नाम हुआ है, और जिस तरीके से लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के साथ भारत को लंबा युद्ध चलेगा या क्या अटैक होगा, 22 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से घुटने टेक दिए कि गर्दन हाथ में आ गई, उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि भाई अब हमें बख्श दो, उसके बाद भारत ने तो छोड़ा। तो मुझे लगता है कि ये एक भारत की ताकत को बताता है कि किस तरीके से और तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस इस बात का लगातार हर प्लेटफॉर्म पर जिक्र करते रहे कि सेना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो फ्री हैंड दिया था, ये बार बार कहा, अभी भी उन्होंने कहा है, कहीं हस्तक्षेप नहीं रहा। आप तय कीजिए आपको कैसे जाना है, कब अटैक करना है, क्या करना है, क्या आपको इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है, कौन सी व्यू रचना रखना है। प्रधानमंत्री का ये फ्री हैंड और सेना को जो कॉन्फिडेंस मिला है, उससे सेना ने पूरा करके दिखाया। मुझे लगता है अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हैं, उन्होंने जो मोदी जी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनका एक इंटरव्यू किया था। तो उसमें उन्होंने पूछा कि जब जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट पर स्ट्राइक की, तो ऐसे में प्रधानमंत्री उस वक्त जो है उनकी क्या भावभंगिमा होती है, या मतलब आदमी टेंशन में होता है या कैसा होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक की रात, पूरी रात जब तक वो चले, प्रधानमंत्री को नक्शे पर एक एक मिनट का अपडेट दिया जा रहा था। मतलब सेना के लोग ही दे रहे होंगे कि इतनी टीमें हमारी गई हैं अंदर, इतने लोग वापस आ गए, इतने लोग अभी वहाँ हैं, इतने लोग अभी रह गए हैं। वो एक एक सेकंड का अपडेट जो है उस वक्त उनको दिया जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर को रियल टाइम अपडेट दिया जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए कि भाई आपने पूरा फ्री हैंड दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंधु की सफलता सेना को बधाई दी। कोई असफल चीज होती तो प्रधानमंत्री अपने ऊपर लेते कि भाई ये मेरी गलती है, मेरे से हुआ होगा। प्रधानमंत्री का ये कंट्रीब्यूशन बता रहा है कि आज सेना की स्थिति कितनी स्ट्रांग हो गई है। अब जरा मैं आपको एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर बता देता हूं, बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कल फोन पर बात हुई। और इस पर ट्रंप ने यह बताया है कि अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक ऐप को लेकर के डील पूरी हो गई है। आप कहेंगे दो बड़े देशों के दो नेता और एक कंपनी के लिए, एक ऐप के लिए उन्होंने बातचीत की। ट्रंप का इसमें इंटरेस्ट ये था कि टिकटॉक पर अमेरिकी निवेशकों का नियंत्रण हो जाए। वो इसके लिए उनको शी जिनपिंग की सहमति चाहिए थी, और उनका मानना है कि ये काम हो जाएगा। मतलब अब टिकटॉक जो चीनी कंपनी मानी जाती है, हमारे यहाँ भी टिकटॉक बैन हुआ था जब गलवान की लड़ाई हुई थी, तो टिकटॉक अब चीनी नहीं अमेरिकी कंपनी बन जाएगी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मैं एपेक के समिट में साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से मिलूंगा इस साल, इसके बाद मैं अगले साल जनवरी में बीजिंग जाऊंगा, और अगले साल या कभी मौका जब ठीक लगेगा तब शी जिनपिंग जो हैं वो आएंगे अमेरिका। तो ये उन्होंने कहा मेरी बड़ी पॉजिटिव बातचीत शी जिनपिंग को लेकर की हुई। और अभी तो उन्होंने, अच्छा ये व्यक्ति जो है कुछ भी कह देते हैं उसके बाद कुछ भी कर लेते हैं। अभी जब एससीओ समिट हुआ था तो वो मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर डाल करके इन्होंने लिखा था वी लॉस्ट इंडिया टू डार्केस्ट डीपेस्ट चाइना, ये लिखा था। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम फोन पे बात भी कर ली और बढ़िया बढ़िया बातें भी हो गई। मतलब शी भी इनकी कई बातों को कुछ उसका असर नहीं मानते वो। लेकिन ये इतना एक मैसेज जरूर जा रहा है इसमें त्रिपाठी जी कि ये मोदी जी यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को नाराज नहीं करना चाहते, वो तो ठीक है, उनकी तारीफ खूब करते हैं, लेकिन इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं। चीन के साथ ये बहुत समझ के चलते हैं। नहीं, दरअसल यूं नहीं है कि चीन के साथ संभल कर चल रहे हैं। दरअसल चीन उस स्थिति में पहुंच गया है जहां जो नुकसान वो कर सकते थे उन्होंने करने की 16 से 20 में खूब कोशिश की, जिसको कहा भी जाता है कि जो ट्रेड वॉर जो होती है ना, कोल्ड वॉर में ट्रेड वॉर जो कोल्ड वॉर की चली, वो सब करके देख चुके हैं। अब चीन जहां पर खड़ा है, क्या अमेरिका उसको इतना नुकसान पहुंचा रहा है? तो पहुंचाने की स्थिति में नहीं। भारत को वो अभी सोचता है कि हम इनको धमकाकर रोक पाएंगे।
अब ये नुकसान पहुंचाना कैसे नहीं है कि टिकटॉक में अगर वो अमेरिकी इन्वेस्टर को अपर हैंड करा दे रहे हैं, टिकटॉक तो पूरी तरह से चाइनीज कंपनी है, लेकिन अगर उसको वो अमेरिकी एक सब्सिडियरी बना के और अमेरिका में वो अमेरिकी इन्वेस्टर काम करेंगे, यानी दुनिया भर में टिकटॉक चाइनीज होगी, अमेरिका में अमेरिकी होगी, ये चीन का ही तो नुकसान हुआ अगर उस तरह से देखें, दबाव के तौर पर देखें। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो चाइना और अमेरिका दोनों उस जगह कर खड़े हुए हैं जहां एक दूसरे का वो बहुत नुकसान करने की स्थिति में नहीं। अब सवाल यह है क्या भारत उस स्थिति तक पहुंच पाएगा? भारत भी वही कोशिश कर रहा है जिसको ट्रंप ये मानते हैं कि अगर हमने नहीं रोक दिया तो अगला जो चाइना है वो अमेरिका भारत बन जाएगा और चाइना अमेरिका बनने की ओर बढ़ रहा है। तो असली द्वंद्व वो है। तो मुझे लगता है कि इसको यूं भी देखा जाना चाहिए कि वो उनका जो मागा है, वो जो कहते हैं ना कि हमने जो प्राइड हमने खो दी थी उसको वापस लाएंगे, उसको कैसे ठीक कर पाएंगे वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें वो पुराने जो उनके ट्रेडिशनल जो एलाइज हैं उनको छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, फिर नए एलाइज खोज रहे हैं। तो अमेरिका अभी कंफ्यूज्ड स्टेट है, तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह कंफ्यूज्ड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहना चाहिए, जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। जी सर, एक खबर जो और है इसका चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि युद्ध दुनिया में कई जगहों पर चल रहा है और अब ये तो इससे खराब कुछ नहीं होगा विश्व के लिए अगर रूस और नेटो इनके बीच में खुली जंग शुरू हो जाए, जिसके आसार बढ़ते जा रहे हैं। नेटो का मतलब पूरा यूरोप एक तरफ और एक तरफ रशिया। यूक्रेन के बाद रूस अब दूसरा वॉरफ्रंट खोल रहा है, ऐसा लग रहा है। नेटो के मेंबर देश पोलैंड ने एक बार फिर यह दावा किया कि रूस के 2 फाइटर जेट बाल्टिक सागर में तेल और गैस के प्लेटफॉर्म के बहुत करीब उड़ान भर रहे थे। पोलैंड ने कहा, ये पहले वहां पर उनके यहाँ ड्रोन भी भेज चुके हैं जिसको कि फिर एयरक्राफ्ट से शूट डाउन किया था नेटो ने। रूस ने ऐसा करते हुए निर्धारित सुरक्षा क्षेत्र का उल्लंघन किया है और इसमें अब कई और देशों का भी नाम आ रहा है, एस्टोनिया का भी नाम आ रहा है कि उनके एयर स्पेस को भी उल्लंघन किया। 12 मिनट तक नेटो मेंबर कंट्रीज के आसमान में 12 मिनट तक रूस के जेट्स जो हैं वो उड़ान भरते रहे। तो क्या पुतिन कुछ उकसा रहे हैं नेटो को और हासिल क्या है इससे? उकसा नहीं रहे, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अब यूक्रेन के साथ जिस तरह से नेटो का एक जोड़ है उसमें पोलैंड तो एक तो वैसे भी बहुत छोटा सा देश है, तो उस पर कुछ करने से वो उकसा नहीं रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई देखिए मुझे इस तरह से मत समझिए, मैं सबके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक जवाबी तौर पर वो ये बात कर रहे हैं। उकसाएंगे, उकसाना तो कोई बहुत फायदेमंद नहीं होगा पुतिन के लिए, लेकिन वो ये एक वार्निंग, क्योंकि ड्रोन गया तो रूस ने भी कहा या ट्रंप ने भी कहा गलती हो गई। अब तो जहाज उड़ रहा है वहां पे। हाँ, तो जहाज उड़ रहा है, तो वो एक वार्निंग सिग्नल के तौर पे कह रहे हैं कि आप मुझे कमजोर मत समझिए और पूरा नेटो भी साथ हो जाएगा तब भी मैं ये लड़ाई को लड़ सकता हूँ। नेटो और रूस के युद्ध के कोई आशंका? मुझे इतनी आशंका नहीं लग रही फिलहाल, बल्कि अभी तो रूस जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से यूक्रेन के साथ में मामला सुलझे। ये भी एक दबाव की रणनीति हो सकती है ना कि भाई इस तरह से करेंगे, यदि आप करेंगे तो हम सब चीज़ों पर काम कर लेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि अब रूस और नेटो का युद्ध होगा। जनाब, ये आज की कहानी कुर्सी की खबरें, आज इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।